हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज जो कवर करेंगे आपका इंश्योरेंस एंड फाइनेंस का स्टैटिक पार्ट। और इस लेक्चर की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। सपोज आपने एक अपनी खुद की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी खोलनी है इंडिया में, तो आपकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? तो यहां पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 100 करोड़ रुपए। आपके पास 100 करोड़ रुपए की इनिशियल पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, तब जाके आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी खोल पाओगे इंडिया में। अब यहां पे देखो, अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना है तो आपने क्या करना है, इरडाई की वेबसाइट पे जाना है। गूगल पे मत सर्च करना, गूगल पे बहुत सारे आंसर आते हैं। आपने इरडाई की साइट पे जाना है। इरडाई की साइट में वहां पे एक ऑप्शन होगा एक्ट्स का, लीगल करके ऑप्शन होगा, एक मेन्यू होगा लीगल करके। लीगल के अंदर आपको मिलेगा एक्ट, और एक्ट पे क्लिक करोगे तब आपका खुलेगा एक लेटेस्ट इंश्योरेंस एक्ट 1938 विद ऑल दी अमेंडमेंट्स। फिर आपने वो पीडीएफ डाउनलोड करनी है और उसके आप सेक्शन 6 में जाइएगा, आपको वहां पे मिल जाएगा आराम से कि मिनिमम पेड अप रिक्वायरमेंट कितनी है फॉर ओपनिंग अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो वो है आपकी 100 करोड़ रुपए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज आपकी एक फैक्ट्री है जो कि इंडिया में रजिस्टर है, और आपने अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस किसी फॉरेन इंश्योरर से करवा दिया है। एक ऐसी कंपनी जो कि फॉरेन में स्टैब्लिश है, उससे आपने अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवा दिया है विदाउट टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम इरडाई। तो आप पे मैक्सिमम पेनल्टी कितने की लग सकती है? तो यहां पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 करोड़ रुपीज। अब देखिए यहां पे क्या बोला है इरडाई ने। इरडाई ने बोला है इंडिया की कोई भी कंपनी या एसेट, समझ लो इंडिया की कोई भी एसेट है, जैसे कि एक इंडिया के एक पर्सन है जिसकी शिप है जो कि इंडिया में रजिस्टर है, या उसका प्राइवेट जेट है जो कि इंडिया में रजिस्टर है, या कोई भी उसकी फैक्ट्री है, बिल्डिंग है जो कि इंडिया में है। अगर वो उनकी इंश्योरेंस किसी ऐसी कंपनी से करवा रहा है जो कि फॉरेन में है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले इरडाई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अगर वो इरडाई से अप्रूवल नहीं लेता है, बिना अप्रूवल के ही फॉरेन कंपनी से इंश्योरेंस करवा लेता है अपनी एसेट की, तो उस पर पेनल्टी लग सकती है। और कितने की लग सकती है मैक्सिमम पेनल्टी? 5 करोड़ की। अगेन ये आपको कहां चेक कर सकते हो आप? वही इरडाई की साइट पे जाके लीगल के अंदर, एक्ट के अंदर जाके आपको इंश्योरेंस एक्ट 1938 का वो पीडीएफ मिल जाएगा, उसके सेक्शन 2CB में। ठीक है, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है। मैं एक काम करूंगा, जो आपको हमने टेलीग्राम पे पीडीएफ्स देंगे, उसमें हम आपको ये एक इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ है, और ओम्बर्समैन एक्ट 2017 जो कि लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के साथ है, ये दोनों पीडीएफ भी शेयर कर देंगे वहां पे। ठीक है, ताकि आपको बार बार कहीं से ढूंढने की जरूरत ना पड़े। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस। सपोज आपने अपनी एक खुद की कंपनी खोलनी है जो कि डील करेगी हेल्थ इंश्योरेंस में, तो आपकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? तो यहां पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 100 करोड़ रुपए। तो यहां पे एक बात याद रखिएगा, अगर आपने हेल्थ सेक्टर में हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी खोलनी है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी खोलनी है, या फिर जनरल इंश्योरेंस की कंपनी खोलनी है, तो मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी चाहिए आपको? 100 करोड़। तीनों के लिए कितनी चाहिए मिनिमम पेड अप कैपिटल? 100 करोड़। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर। तो सपोज आपने अपनी एक री इंश्योरेंस बिजनेस कंपनी खोलनी है इंडिया में, तो आपको मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी चाहिए होगी? तो यहां पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 200 करोड़ रुपए। अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने कोई कंपनी खोलनी है जो कि डील कर रही है लाइफ इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में, या जनरल इंश्योरेंस में, तो मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी चाहिए आपको? 100 करोड़। और वहीं अगर आपने कंपनी खोलनी है जो कि डील कर रही है री इंश्योरेंस बिजनेस में, री इंश्योरेंस बिजनेस में, तो आपको कितनी मिनिमम पेड कैपिटल चाहिए? 200 करोड़ की। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में, लाइफ हेल्थ एंड जनरल में 100 करोड़ एंड री इंश्योरेंस में 200 करोड़ रुपए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से बेस्ड है किस पे? री इंश्योरेंस कंपनी पे। अब यहां पे क्या बोला गया है, अगर कोई फॉरेन की कंपनी मतलब जिसने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है विदेश में, बाहर, इंडिया से बाहर जो रजिस्टर है कंपनी, उनको क्या बोलेंगे हम? फॉरेन कंपनीज। तो अगर कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में आके री इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट करना चाहती है, तो उसके लिए मिनिमम नेट ऑन फंड कितना चाहिए होगा? तो यहां पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई, 5,000 करोड़ रुपए। अगर कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में आके री इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहती है एज अ री इंश्योरेंस कंपनी, तो उसके लिए मिनिमम नेट ऑन फंड कितना चाहिए होगा? 5,000 करोड़ का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन बेस्ड ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर। अब यहां पे क्या क्वेश्चन है, अगर एक फॉरेन की कंपनी अपनी ब्रांच खोल रही है, अपने आप को रजिस्टर करवा रही है कहां पे, एक आईएफएससी सेंटर में फॉर री इंश्योरेंस बिजनेस, तो उसके लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी चाहिए होगी, उसके लिए मिनिमम नेट ऑन फंड कितना चाहिए होगा, तो यहां पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1000 करोड़। अब यहां पे देखो तीन क्वेश्चन बन गए आपके री इंश्योरेंस से रिलेटेड, री इंश्योरेंस से रिलेटेड आपके तीन क्वेश्चन बन गए और तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो जब भी क्वेश्चन आए इसको ढंग से पढ़ लेना, जल्दबाजी में गलत मत करना। पहला क्वेश्चन क्या है, अगर एक इंडिया की कंपनी री इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उसके लिए मिनिमम नेट ऑन फंड कितना चाहिए होगा, 200 करोड़ रुपए। वहीं अगर एक फॉरेन की कंपनी री इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है इंडिया में कहीं भी, ठीक है, कहीं भी अपनी ब्रांच खोलने को तैयार है, तो उसके लिए मिनिमम नेट ऑन फंड कितना चाहिए होगा, 5000 करोड़। और वहीं अगर री इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट कर रही है एक फॉरेन की कंपनी, पर वो कहां कर रही है, स्पेसिफिकली इन आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जैसे कि हमारा गांधीनगर में है, तो उसके लिए मिनिमम नेट ऑन फंड कितना चाहिए होगा आपको, ₹1000 करोड़। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं और तीनों का मिनिमम नेट ऑन फंड का क्राइटेरिया अलग अलग है। तो जब भी री इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर क्वेश्चन आए उसको आराम से एक बारी पढ़ लीजिएगा कि पूछा क्या गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन पेनल्टी। तो देखो यहां पे क्या है क्वेश्चन हमारा, कि इंडिया में अगर कोई कंपनी अपना इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इरडाई से लेना पड़ता है अप्रूवल। इरडाई उसको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा, उसके बाद वो कंपनी अपना इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट कर सकती है इंडिया में। पर अगर कोई कंपनी बिना इरडाई के अप्रूवल के, बिना इरडाई से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिए बिना ही अपना इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करता है इंडिया में, तो उस कंपनी पे कितने का फाइन लग सकता है अंडर सेक्शन 103। तो उस कंपनी पे मैक्सिमम फाइन जो लग सकता है वो लग सकता है आपका 25 करोड़ तक का फाइन, या फिर उस कंपनी के ओनर को हो सकती है 10 साल तक की सजा। तो यहां पे राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी। अगर कोई कंपनी बिना अप्रूवल के, बिना रिटाई के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करता है इंडिया में, तो उस कंपनी पे 25 करोड़ तक का फाइन या उस कंपनी के ओनर्स पे को 10 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन पेनल्टी। अब यहां पे देखो क्या है, एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि एक रमेश नाम का आदमी है जो कि क्या है, ब्रांच मैनेजर है एक इंश्योरेंस कंपनी का। तो अब जो इसकी ब्रांच थी उसमें काफी ज्यादा कस्टमर आए अपनी इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करने। कस्टमर्स ने क्या कर रखा था, इंश्योरेंस परचेज कर रखी थी, अब उस इंश्योरेंस को कंटिन्यू करने के लिए प्रीमियम देना पड़ता है, तो वो प्रीमियम पे करने आए। तो लगभग जो लमसम अमाउंट इकट्ठा हुआ प्रीमियम का वो हुआ 25 लाख रुपए। अब यहाँ पे एज अ ब्रांच मैनेजर रमेश को क्या करना चाहिए था, ये 25 लाख रुपए अपनी इंश्योरेंस कंपनी को देना चाहिए था और उन कस्टमर्स की जो पॉलिसी थी या इंश्योरेंस थी उसको रिन्यू कर देना चाहिए था। पर इसने क्या किया, ये 25 लाख रुपए अपने पास रख लिया और इसको अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो इस सिनेरियो में, ऐसे केस में, जो एम्प्लॉय है, जो कंपनी का एम्प्लॉय है, उस पर कितनी पेनल्टी लग सकती है और कौन से सेक्शन के तहत, तो ये है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखो सेक्शन 105 क्या बोलता है हमारे को, कि कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय, जो कस्टमर का पैसा है, जो कस्टमर का पैसा है वो किसका पैसा है, कंपनी का पैसा है। तो मतलब सेक्शन 105 बोलता है कि कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय कंपनी की एसेट्स को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा इस्तेमाल करेगा तो उस पर पेनल्टी लगेगी, और मैक्सिमम पेनल्टी कितने तक की लग सकती है, उस पर 1 करोड़ की। ठीक है, तो यहां पे सेक्शन 105 क्या बोलता है, कि आप कंपनी की एसेट्स को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेशक आप डायरेक्टर हो, कोई कुछ भी हो, एमडी हो, सीईओ हो, या कोई मैनेजर हो, एम्प्लॉय हो, कुछ भी हो आप, अगर आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हो और अगर आप कंपनी के एसेट को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप सेक्शन 105 का वायलेशन कर रहे हो और आप पे पेनल्टी लग सकती है मैक्सिमम कितनी, 1 करोड़ की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा इंश्योरेंस ओम्बड्समैन एक्ट 2017 के ऊपर क्वेश्चंस। जब अभी तक हमने डिस्कस किए वो क्वेश्चन थे हमारे इंश्योरेंस एक्ट 1938 के बेस पे। अब यहां से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन एक्ट 2017। अब यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के ऊपर, CIO जिसको बोलते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, ये एक कमिटी की फॉर्मेशन करती है जो कि सिलेक्ट करते हैं हमारे किसको, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को। साथ ही साथ CIO और क्या करता है, जैसे किसी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की डेथ हो जाए या कोई रिजाइन कर दे पेयर प्रेशर में आके, तो उसकी जगह उसके जुरिडिक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को देनी है, ये सब फैसले भी कौन करता है, CIO। तो देखो हमारे CIO में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 9 मेंबर्स होते हैं। टोटल मेंबर्स होते हैं 9, और 9 में से एक होगा हमारा चेयरपर्सन, एक होगा हमारा चेयरपर्सन। अब ये चेयरपर्सन कौन होता है, या तो LIC का जो चेयरमैन होगा,
या फिर जिप्सा का जो चेयरमैन होगा। और ये होते हैं हमारे अल्टरनेटिव बेसिस पे। मतलब जैसे पहली बारी में अगर एलआईसी का चेयरमैन हुआ चेयरपर्सन ऑफ सीआईओ, तो दूसरी बारी में कौन होगा, जिप्सा का, फिर तीसरी बारी में एलआईसी का, चौथी बारी में जिप्सा का। ऐसे अल्टरनेटिव चलता रहता है, पर चेयरपर्सन बनता कौन है, या फिर एलआईसी का चेयरमैन या फिर जिप्सा का चेयरमैन। और जैसे एलआईसी वाले का टेन्योर खत्म हो जाएगा तो अगली बारी कौन बनेगा, जिप्सा वाला। फिर जिप्सा वाला का टेन्योर खत्म हो जाएगा तो अगली बारी कौन बनेगा, एलआईसी वाला। ठीक है। और ये जो 9 मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं, इनका टेन्योर कितना होता है, 3 साल का। इनका टेन्योर होता है 3 साल का। इस टाइम सीआईओ का चेयरपर्सन कौन है, एलआईसी के हमारे सीईओ एमडी, जिनका नाम क्या है, आर डोरा स्वामी जी। ठीक है, आर डोरा स्वामी, ये हैं इस वक्त चेयरपर्सन ऑफ सीआईओ। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे को कि इनमें से 3 पॉइंट में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन एकदम सही है कि सीआईओ में टोटल 9 मेंबर्स होते हैं। दूसरा ऑप्शन गलत है कि एलआईसी का चेयरमैन ही ऑलवेज चेयरपर्सन होता है काउंसिल का। नहीं, एक बारी एलआईसी का होगा, अगली बारी कौन होगा, जिप्सा का। ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव बेसिस पे चलता रहता है। फिर तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि एलआईसी जो है वो 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। तो ये ऑप्शन भी आपका एकदम सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 एंड 3 आर करेक्ट। अब देखो ये जो 9 मेंबर्स हैं, 9 में से एक हो गया चेयरपर्सन। ठीक है, एक क्या, 2 तो हो गए चेयरपर्सन। 2 हो गए चेयरपर्सन, कौन, एक एलआईसी का और एक जिप्सा का। और इन दोनों में से एक होगा आपका चेयरपर्सन ऑफ सीआईओ। ठीक है। तो ये 2 चेयरमैन आ जाएंगे एलआईसी के और जिप्सा के, 9 में से बचे 7। 7 में से भी आगे डिवाइडेड होते हैं कि 2 आएंगे आपके लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से। ठीक है, 2 आएंगे आपके हेल्थ इंश्योरेंस से। ऐसे ऐसे मतलब अलग अलग सेक्टर से डिफाइंड होते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी 2-3 बंदे होंगे, पर उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मेन क्या है आपका, टोटल 9 मेंबर्स होते हैं, इनका टेन्योर कितना होता है, 3 साल का। और इसका चेयरपर्सन कौन होता है, या तो एलआईसी का चेयरमैन या फिर जिप्सा का चेयरमैन। और ये अल्टरनेटिव वरी में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन। अगर मेरे को किसी व्यक्ति को इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन बनाना है तो उसके लिए मेरे को क्या क्या क्राइटेरिया चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मैं फिर से बोलना चाहूंगा, अगर आपने ये सारे क्वेश्चन जो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन एक्ट 2017 के ऊपर बेस्ड हैं, ये क्रॉस चेक करने हैं, तो आपने क्या करना है, सीआईओ की वेबसाइट पे जाना है और उसमें आपको लीगल के अंदर एक्ट मिल जाएगा जिसमें आपको इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन एक्ट 2017 विद ऑल लेटेस्ट अमेंडमेंट्स मिल जाएंगी। तो वहां से आप उसको डाउनलोड कीजिएगा पीडीएफ को और वहां से चेक करिएगा। गूगल पे चेक मत करना, गूगल पे गलत आंसर मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन एक्ट 2017 है, ये भी आपको पीडीएफ के साथ हम साथ में ये भी अटैच करके दे देंगे। तो हम आपको टोटल 3 पीडीएफ देंगे, एक ये इस लेक्चर की, एक आपको इंश्योरेंस एक्ट 1938 विद ऑल द अमेंडमेंट्स एंड इंश्योरेंस ओम्बड्समैन एक्ट 2017 विद ऑल द अमेंडमेंट्स। अब यहाँ पे क्राइटेरिया की बात करते हैं। अगर मेरे को एक व्यक्ति को इंश्योरेंस ओम्बड्समैन अपॉइंट करना है तो सबसे पहले मैं एज देखूंगा। तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 55 ईयर्स, एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 65 ईयर्स। ठीक है, 55 ईयर से छोटा नहीं होना चाहिए, 65 ईयर से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया एज क्राइटेरिया। अब उसकी हम एक्सपीरियंस क्राइटेरिया देखेंगे। तो एक्सपीरियंस के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। कौन कौन से, पहला ऑप्शन है या तो वो ऑल इंडिया सर्विसेज या सिविल सर्विसेज में रह चुका हो, ऑल इंडिया सर्विसेज या फिर सिविल सर्विसेज में रह चुका हो एट द पोस्ट ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी या इक्विवेलेंट, एट द पोस्ट ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट। एक तो ये क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, या तो फिर उसके पास 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंश्योरेंस सेक्टर का। इंश्योरेंस सेक्टर का उसके पास 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो कौन सी पोस्ट पे हो रहा होना चाहिए, या तो डायरेक्टर की पोस्ट पे या डायरेक्टर से 1 बिलो। ठीक है, डायरेक्टर या डायरेक्टर से 1 बिलो वाली जो रैंक होती है उस पर रहा हुआ होना चाहिए और उसको 25 साल का इंश्योरेंस सेक्टर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो फिर ऑल इंडिया सर्विसेज या सिविल सर्विसेज पे रहा हो एट द लेवल ऑफ एट द पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी या इक्विवेलेंट। तो इन दोनों में से जो भी क्राइटेरिया फुलफिल करेगा और एज क्राइटेरिया फुलफिल करेगा वही व्यक्ति एलिजिबल होगा टू अपॉइंट एज इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। तो यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन एकदम सही है, मिनिमम एज 55 ईयर्स, मैक्सिमम एज 65 ईयर्स। दूसरा ऑप्शन गलत है, 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस नहीं है, 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और तीसरा ऑप्शन भी एकदम सही है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट रैंक का इन सिविल सर्विसेज। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन कंप्लेंट्स जो कि हम रजिस्टर करते हैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास। तो कौन सी कंप्लेंट, कौन से सिनेरियो में हम इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। तो सपोज आप एज अ कस्टमर
आपको लग रहा है कि मेरे एजेंट ने, इंश्योरेंस एजेंट ने या इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को चीट किया है, मेरे को धोखा दिया है, ठीक है, मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप जाओगे इंश्योरेंस कंपनी के पास, फिर उनको आप करोगे कंप्लेन, और वो आपको 1 महीने के अंदर रिप्लाई देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखो 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन कि इंश्योरेंस कंपनी पहले ही आपकी कंप्लेन को रिजेक्ट कर देती है कि भाई हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है, ठीक है। दूसरा, आपको 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं देती है इंश्योरेंस कंपनी। तीसरा, जो उन्होंने रिप्लाई दिया उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आप जा सकते हो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास, और आपके पास होता है 1 साल का टाइम। 1 साल का टाइम होता है, उसके बाद 1 साल के अंदर आपको इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जाना होता है। सपोज मैं एज अ कस्टमर मैं गया LIC के पास, और मैंने कहा कि भाई देखो मेरे को आपने ये पॉलिसी गलत चिपकाई है, आपने ये बोला था और ये मिल नहीं रहा। तो LIC वाले एक तो मेरी बात सीधा ही खारिज कर रहे हैं, नहीं नहीं आपको ये मिल रहा है, आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है, मेरी बात सुनते ही नहीं है। तो उस केस में मैं सीधा इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में जा सकता हूं। दूसरा, मैंने उनको रिटर्न में कंप्लेन दी और उन्होंने मेरे को 30 दिन से ज्यादा टाइम हो गया, मेरे को अभी तक रिप्लाई नहीं किया, तब मैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जा सकता हूं। तीसरा, मैंने उनको रिटर्न में कंप्लेन दी, उन्होंने मेरे को 20 दिन के अंदर रिप्लाई दे दिया, पर उस रिप्लाई से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, तब भी मैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जा सकता हूं। और कितने टाइम के अंदर? 1 साल के अंदर। और मैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास फिजिकली भी जा सकता हूं, मेल भी कर सकता हूं, ऑनलाइन भी कर सकता हूं, चिट्ठी भी भेज सकता हूं, कैसे भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता हूं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास। पर यहां पे एक चीज है, अगर सपोज मैंने जैसे LIC की पॉलिसी लिया, उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, और मैंने LIC के खिलाफ केस लगा दिया कंज्यूमर कोर्ट में, या फिर कोर्ट में केस लगा दिया सिविल कोर्ट में, तब मैं फिर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास नहीं जा सकता। अगर मैं कोर्ट के पास चला गया तो मैं फिर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास नहीं जा सकता। तो यहां पे हमें अब इन 3 पॉइंट से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन एकदम सही है कि कंप्लेन मैं फिजिकली भी दे सकता हूं, ईमेल के थ्रू भी दे सकता हूं, कैसे भी दे सकता हूं, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी दे सकता हूं। दूसरा पॉइंट गलत है कि कंप्लेन मेरे को 6 महीने के अंदर नहीं, 1 साल के अंदर कंप्लेन रजिस्टर करवानी पड़ती है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास। अगर मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से रिप्लाई मिला और उस रिप्लाई से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, तो जिस दिन मेरे को रिप्लाई मिला उससे मैं 1 साल के अंदर कभी भी कंप्लेन करवा सकता हूं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास, ठीक है। तो यहां पे 6 मंथ नहीं होगा, 1 ईयर होगा। और तीसरा भी गलत है, अगर मेरा मैटर ऑलरेडी कंज्यूमर कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, या किसी कोर्ट में चल रहा है, तब मैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास नहीं जा सकता। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन मेडिएशन। मेडिएशन क्या होता है? अभी हमने जैसे एग्जांपल डिस्कस किया था कि एज अ कस्टमर मैं क्या था, मैं LIC के फैसले से सेटिस्फाई नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैं गया अपने इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास। तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन भी क्या चाहता है कि मैं डायरेक्ट अवार्ड डिसाइड ना करूं। अवार्ड क्या होता है? ऑर्डर्स ऑफ इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, कि जो पूरे केस का फैसला सुनाता है। तो वो सोचता है कि पूरा केस सॉल्व करने से, फैसला सुनाने से अच्छा है कि एक बीच का रास्ता निकाले, दोनों पार्टीज को बिठाएं, आपस में बातचीत कराएं और एक बीच का रास्ता निकाल दें। तो उसको क्या बोलते हैं हम? मेडिएशन। उसको बोलते हैं हम मेडिएशन, जब दोनों पार्टी आपस में बात करके बीच का रास्ता निकाल लेती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा केस लगता है पर वो कोर्ट के बाहर ही सेटल हो जाता है और केस वापस ले लेते हैं। वही वाला सीन यहाँ पे है कि दोनों पार्टी आपस में सहमत हो जाए कि बीच का रास्ता निकाल लें, तो वो मेडिएशन होता है। तो मेडिएशन का ऑफर देता है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, ठीक है, कि हम आपकी आपसी बातचीत करवा देते हैं और बीच का रास्ता निकलवा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक दोनों पार्टी रिटर्न में अपना कंसेंट ना दे दे कि हाँ जी हम मेडिएशन के लिए तैयार हैं, कि हम आपसी बातचीत के लिए तैयार हैं। फिर जब वो अपना रिटर्न में कंसेंट दे देंगी तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास 1 मंथ का टाइम होता है, 1 मंथ का टाइम होता है एक बीच का रास्ता निकालने का। और जब उसने बीच का रास्ता निकाल दिया तो वो कस्टमर के पास उसको भेजेगा कि भाई देखो ये हमने बीच का रास्ता निकाला है, क्या आप इससे एग्री हो? फिर कस्टमर के पास 15 दिन का टाइम होता है उसको एग्री करने के लिए। और फिर वही आपका जो एग्री वाला स्टेटमेंट है वो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन क्या करेगा, इसको भेजेगा फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास कि देखो हमने ये बीच का रास्ता निकाला था और इससे कस्टमर भी एग्री हैं, तो क्या अब आप एग्री हो इसको फुलफिल करने के लिए? फिर जो कंपनी होगी उसके पास भी 15 दिन का टाइम होगा उसको रिवर्ट करने का कि भाई हाँ हम जो कस्टमर की बात से एग्री हैं और हम ये कंडीशन फुलफिल कर देंगे, ठीक है। तो 15 दिन का टाइम होता है। और इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास कितने दिन का टाइम होता है? 30 दिन का टाइम होता है उनकी सुलह करवाने का, ठीक है। तो अभी हमें इसी के ऊपर बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बोल रहा है म्यूचुअल रिटर्न कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज, दोनों पार्टी की म्यूचुअल रिटर्न कंसेंट चाहिए होती है मेडिएशन के लिए, बिल्कुल सही। रिकमेंडेशन टू बी इशूड विद इन 1 मंथ ऑफ रिसीविंग कंसेंट, हाँ तो देखो आपने यहाँ पे कंसेंट ले लिया दोनों पार्टीज का, आपके पास फिर 1 महीने का टाइम होता है बीच का रास्ता निकालने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 भी एकदम सही है। गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। एक बारी बीच का रास्ता निकल गया फिर वो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन दोनों पार्टीज को भेजता है और दोनों पार्टीज के पास 30 दिन का नहीं
15 दिन का टाइम होता है उसको एक्सेप्ट करके रिवर्ट करने का। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन अवार्ड्स। अब यहां पे देखो, अगर मीडिएशन से रास्ता ना निकले, जो मीडिएशन किया था इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ने, उससे अगर रास्ता ना निकले, रास्ता निकला पर दोनों में से कोई भी पार्टी एक मानने को तैयार नहीं है, तब क्या होता है, आईओ के पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो सुनाएगा अवार्ड। अवार्ड का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो ये होता है फाइनल फैसला। ठीक है, जो फाइनल वर्डिक्ट सुनाया जाता है आईओ द्वारा, वो होता है, उसको बोलते हैं हम अवार्ड। और ये मैंडेटरी होता है, ये मतलब मानना ही पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी को भी मानना पड़ता है, साथ ही साथ इंश्योरेंस ब्रोकर को भी मानना पड़ता है। जैसे समझ लो एलआईसी है, ये क्या है, इंश्योरेंस कंपनी। एलआईसी ने अपनी पॉलिसी बेची थ्रू policybazaar.com, तो ये पॉलिसी बाजार क्या होगा, एक इंश्योरेंस ब्रोकर। तो जो अवार्ड आईओ सुना देगा, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन जो अवार्ड सुना देगा, वो मानना ही पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को भी और इंश्योरेंस ब्रोकर को भी। और एक आईओ के पास अवार्ड सुनाने के लिए कितना टाइम होता है, 3 मंथ्स का टाइम होता है। 3 मंथ्स में उसको डिसाइड करना है और अपना अवार्ड सुनाना है। वही मेडिएशन के लिए कितना टाइम था, 1 मंथ का। ठीक है, तो दोनों बातों में अंतर है, मेडिएशन के लिए 1 मंथ और जो अवार्ड है उसके लिए 3 मंथ्स का टाइम होता है एक आईओ के पास। अब जब आईओ अपना अवार्ड सुनाता है तो वो क्या करता है, उसको रिटर्न में देता है, रिटर्न में देता है और उसके जो वो रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा उस पर आईओ के साइन भी होंगे। अब वो साइन चाहे डिजिटली कर ले या फिजिकली कर ले, खुद पेपर पे साइन करे या फिर अपने डिजिटल साइन अपलोड करके उस पेपर पे प्रिंट निकलवा ले, तो वो कैसे भी कर सकता है, पर साइन होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे हमें बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन एकदम सही है, जो अवार्ड सुनाया जाएगा वो रिटर्न में होगा और उस पर फिजिकल या डिजिटल साइन होंगे। दूसरा ऑप्शन भी एकदम सही है कि जो आईओ है उसके पास 3 महीने का टाइम होता है एक अवार्ड को सुनाने के लिए। तीसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि जो अवार्ड सुनाया जाएगा आईओ के द्वारा वो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी पे एप्लीकेबल होगा, इंश्योरेंस ब्रोकर पे एप्लीकेबल नहीं होगा। बल्कि क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी पे भी एप्लीकेबल होता है और इंश्योरेंस ब्रोकर पे भी एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 3। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए, 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन जो मैक्सिमम अवार्ड सुना सकता है वो कितने का सुना सकता है, 50 लाख का। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैक्सिमम अवार्ड जो सुना सकता है कंपनसेशन का वो कितने का सुना सकता है, अमाउंट 50 लाख का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही है हमारा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, कि एक जो ओम्बड्समैन है हमारा इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, उसको सारा मैटर देखने के लिए, सारी फाइंडिंग्स देखने के लिए, सारे सबूत देखेगा, वो सब इंक्वायरी करेगा और लास्ट में अपना अवार्ड, अपना फैसला सुनाएगा। तो ये सब प्रोसीजर करने के लिए उसके लिए पूरा टाइम फ्रेम कितने महीने का होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 महीने का टाइम होता है उसके पास पूरा डिसीजन लुकआउट करने का एंड अपना अवार्ड सुनाने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन रेशो, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, क्लेम सेटलमेंट रेशो के बारे में। मतलब हमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट डिफाइन करता है क्लेम सेटलमेंट रेशो को, जिसको हम क्या बोलते हैं, CSR। तो देखो, जब भी कभी रेशो की बात होती है तो आपकी चीज क्या होगी, A/B की फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे हमें अगर A और B की वैल्यू पता हो तो हम बता सकते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या होता है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आता है आपका, टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स सेटल्ड बाय अ कंपनी, total number of claims settled by a company in a year divided by total number of claims application received by company in a year। ठीक है, received मतलब जैसे एक कंपनी है ABC, इससे बंदों ने क्या करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है। तो कल को अगर इनको कोई भी नुकसान होगा तो ये क्लेम किससे मांगेंगे, ये ABC कंपनी से मांगेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ये एप्लीकेशन फाइल कर देंगे कि हमारा ये नुकसान हुआ था और हमारा इंश्योरेंस था आपके पास, तो हमें क्लेम प्रोवाइड कीजिए। तो जितने बंदे एप्लीकेशन डालते हैं क्लेम के लिए, वो आता है आपका डिनोमिनेटर में। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो कंपनी को मिलती है कि भाई इतने लोग मेरे से इंश्योरेंस का क्लेम मांग रहे हैं, वो आएगा आपका डिनोमिनेटर में। और जितने लोगों ने क्लेम मांगा है उसमें से कंपनी ने सेटल कितने किए हैं, वो आएगा आपका न्यूमरेटर में। और इसकी रेशो को क्या बोलते हैं हम, क्लेम सेटलमेंट रेशो। एक कंपनी की जितनी ज्यादा CSR ज्यादा होगी, उतनी वो कंपनी अच्छी होगी, उतने ज्यादा वो क्लेम सेटल करती है। ठीक है, ये मतलब होता है CSR का, क्लेम सेटलमेंट रेशो। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो है आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन इनकर्ड क्लेम रेशो के ऊपर। अब देखो, अभी हमने डिस्कस किया CSR के बारे में। CSR में क्या था, आपके नंबर्स पे बात हो रही थी
कि नंबर्स कितने हैं, मतलब आपके पास टोटल क्लेम्स कितने आए, 5 आए, 10 आए, 15 आए, 20 आए, टोटल क्लेम्स की रिक्वेस्ट कितनी आई, समझ लो 20 क्लेम्स की रिक्वेस्ट आई, उसमें से आपने समझ लो 18 क्लेम्स सेटल कर दिए, तो ये कितना आया आपका, लगभग 90% की एफिशिएंसी आई। ठीक है, क्लेम सेटलमेंट रेशो आई आपकी 90% की। तो यहाँ पे नंबर्स की बात हो रही थी, पर आईसीआर में क्या होता है, इनकड़ क्लेम रेशो में, इसमें बात होती है आपकी वैल्यू की, ये चीज याद रखना। सीएसआर में बात होगी नंबर्स की, आईसीआर में बात होगी वैल्यू की, कि कितने पैसे आपने पे किए, कितने पैसे आपने सेटल किए क्लेम के रूप में, उस वैल्यू की बात होती है कि आपने 10 करोड़ का क्लेम दिया है, 5 करोड़ का क्लेम दिया है, 2 लाख का क्लेम दिया है, यहाँ पे पैसों में बात होगी। और सीएसआर में क्या होती है, नंबर्स में, कि आपने एक बंदे को क्लेम दिया है, 2 बंदों को दिया है, 3 बंदों को दिया है, कितने अमाउंट का दिया है वो इंक्लूड नहीं किया जाता सीएसआर में, वो किस में इंक्लूड किया जाता है, आईसीआर में। तो आईसीआर क्या होगा आपका, टोटल वैल्यू ऑफ, टोटल वैल्यू ऑफ क्लेम्स पेड, क्लेम्स पेड अपॉन टोटल प्रीमियम कलेक्टेड। अब जब भी आप कोई पॉलिसी खरीदते हो, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, तो आपको उसको परचेज करने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, तो उस पैसों को ही क्या बोलते हैं, प्रीमियम। तो एक इंश्योरेंस कंपनी ने टोटल प्रीमियम कितना कलेक्ट किया है वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर क्या आ जाएगा, टोटल कितने पैसे क्लेम के रूप में दिए हैं कंपनी ने। तो इसकी रेशो को क्या बोलते हैं हम, आईसीआर रेशो। ठीक है, इनकड़ क्लेम्ड रेशो। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो है राइट आंसर, जो कि हमें अच्छे से डिस्क्राइब करता है कि आईसीआर रेशो होती क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैंने न्यूमेरिकल बेस्ड इसलिए डाला है कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सीएसआर और आईसीआर की, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हमने इंश्योरेंस कंपनी का, जिसने टोटल प्रीमियम कलेक्ट किया है 1000 करोड़ का, इसके पास टोटल क्लेम्स की रिक्वेस्ट आई है 500 क्लेम्स की, जिसमें से इसने 450 450 क्लेम्स जो हैं वो सेटल कर दिए हैं, और जो क्लेम्स पेड किए हैं उसका खर्चा कितना आया है, 700 करोड़ का। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि सीएसआर की वैल्यू कितनी होगी और आईसीआर की वैल्यू कितनी होगी। तो सीएसआर क्या होता है हमारा, कि हमने कितने क्लेम्स पेड किए हैं, कितने नंबर ऑफ क्लेम्स पेड कर दिए, सेटल कर दिए हैं, तो वो किए हमने 450। हमारे पास टोटल रिक्वेस्ट कितनी आई थी क्लेम्स की, वो डिनोमिनेटर में, तो अपॉन 500 इंटू 100। ठीक है, और आईसीआर क्या होता है, हमने कितने वैल्यू के क्लेम्स पेड किए हैं, सेटल किए हैं, 700 करोड़ के। हमारे पास टोटल प्रीमियम कितना आया था, 1000 करोड़, इंटू 100 कर लो, तो ये कितना आ गया आपका 70%, और ये कितना आ गया आपका 90%। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो है हमारा राइट आंसर। तो ये डिफरेंस है दोनों का, सीएसआर का और आईसीआर का। सीएसआर में सिर्फ हमारे को नंबर से मतलब है, वैल्यू से मतलब नहीं है, और आईसीआर में हमें वैल्यू से मतलब है, नंबर से मतलब नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन कंबाइंड रेशो के ऊपर। अभी जो कंबाइंड रेशो है ये क्या है, एक तरीके से एक्सटेंशन है किसका, आईसीआर का। इनकड़ क्लेम्ड रेशो का एक एक्सटेंशन वर्जन है कंबाइंड रेशो। अब देखो आईसीआर में हम क्या करते हैं, टोटल क्लेम सेटल्ड, टोटल क्लेम सेटल्ड अपॉन टोटल प्रीमियम, ये होता है हमारा आईसीआर। पर अगर आप टोटल क्लेम सेटल के साथ साथ आप अगर इसमें जोड़ दोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी, तो ये बन जाता है हमारा कंबाइंड रेशो। ये चीज याद रखना, कंबाइंड रेशो क्या होता है आपका, कि आपने टोटल जो क्लेम सेटल किए प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय वही टोटल प्रीमियम, तो ये होता है आपका कंबाइंड रेशो। तो यहाँ पे हमारे को एक इंश्योरेंस कंपनी दे रखी है जिसने टोटल प्रीमियम कलेक्ट किया है 500 करोड़ का, इसने टोटल क्लेम पेड किए हैं 320 करोड़ के, और इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 80 करोड़ का। तो हमारे को यहाँ पे बताना है इस कंपनी की कंबाइंड रेशो कितनी है। तो इस कंपनी की कंबाइंड रेशो रहेगी हमारी कितनी, 320 प्लस 80 अपॉन 500, तो ये कितना हो गया 400 अपॉन 500, तो ये आ गया आपका 80%। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 80%। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन कमीशन एक्सपेंस रेशो के ऊपर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो तीन तरीके से इंश्योरेंस बेचती हैं। एक तो वो अपने ऑफिस से बेचेंगी, जो उनके ऑफिस होते हैं। दूसरा, उन्होंने एजेंट हायर कर रखे होते हैं जो कि कंपनी के बिहाफ पे उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं कस्टमर को।
तीसरा, उन्होंने ब्रोकर्स हायर कर रखे होते हैं जो कि कंपनी के बिहाफ पे इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं। और ब्रोकर का बेस्ट एग्जांपल बताऊं मैं आपको तो जैसे पॉलिसी बाजार, वो क्या है, एक तरीके का ब्रोकर है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी इंश्योरेंस कंपनी किसी एजेंट के थ्रू या ब्रोकर के थ्रू कोई इंश्योरेंस बेचती है, तो बदले में कंपनी को उनको इंश्योरेंस प्रीमियम में से कुछ अमाउंट जो है वो कमीशन के रूप में पे करना पड़ता है। तो कमीशन एक्सपेंस रेशो क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी टोटल नंबर ऑफ कमीशन पेड टू ब्रोकर्स या फिर एजेंट्स अपॉन टोटल प्रीमियम कलेक्टेड। मतलब एक कंपनी ने जितना भी इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्ट किया है, उसमें से ब्रोकर और एजेंट के थ्रू जो प्रीमियम आया है उसको उनको बदले में क्या करना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा। तो ये रेशो क्या होती है कि आपने कितना कमीशन दिया है एजेंट को, ब्रोकर को, डिवाइडेड बाय टोटल प्रीमियम कलेक्टेड, और इनटू 100 कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, परसेंटेज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो है आपका राइट आंसर विद रिस्पेक्ट टू कमीशन एक्सपेंस रेशो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेस्ड ऑन परसिस्टेंसी रेशो के ऊपर। अब यहां पे क्या बोला गया है, एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने 1200 पॉलिसी सोल्ड की थी, ठीक है, 1200 पॉलिसीज सेल की थी। अब यहां पे क्या हुआ, एक साल बाद उसमें से 1200 में से सिर्फ 1020 पॉलिसीज ने अपने आप को रिन्यू करवाया, बाकी 180 पॉलिसी होल्डर्स ने अपनी पॉलिसी को रिन्यू नहीं करवाया। तो यहां पे हमें बताना है इस इंश्योरेंस कंपनी की परसिस्टेंसी रेशो कितनी होगी। तो देखो, एक कंपनी की पीआर रेशो जो है, पीआर रेशो जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा उस कंपनी की इमेज के लिए होगा। पीआर रेशो होती क्या है, परसिस्टेंसी रेशो क्या होती है कि आपके कितने पॉलिसी होल्डर्स ने अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवाया अपॉन आपकी टोटल पॉलिसीज कितनी थी। इसका रेशो जो होता है ये होता है आपका परसिस्टेंसी रेशो। तो सपोज अगर एक कंपनी है जिसका पीआर रेशो है 50%, तो मतलब इसका क्या हुआ कि अगर कंपनी 2 पॉलिसीज इशू करती है तो उसमें से सिर्फ एक बंदा ही अगले साल उसको रिन्यू करवाता है, एक बंदा अपनी पॉलिसी को बंद करवा देता है। अब बंद क्यों करवाता है, क्या कारण होंगे कि आधे बंदे अपनी पॉलिसी को एक साल बाद ही बंद करवा रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, बाकी लोगों के मन में भी नेगेटिव थिंकिंग आएगी उस कंपनी के रिगार्डिंग। तो एक कंपनी क्या चाहेगी, हमारी परसिस्टेंसी रेशो जो है वो जितनी ज्यादा हो उतना बेटर है। क्यों, क्योंकि ये आपकी एक तरीके का मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी भी होती है। अगर आपकी परसिस्टेंसी रेशो 90% की है, तो मतलब अगर 10 बंदे आपकी पॉलिसी ले रहे हैं तो उनमें से 9 बंदे आपकी पॉलिसी को रिन्यू करवा रहे हैं, तो आप इसको एक एज अ मार्केटिंग स्टंट भी पेश कर सकते हो कस्टमर्स के सामने कि देखो हमारी पॉलिसी इतनी अच्छी है कि 10 में से 9 बंदे फिर से उसी को रिन्यू करवाते हैं, किसी और पॉलिसी के पास नहीं जाते। और वहीं अगर आपकी परसिस्टेंसी रेशो समझ लो 40% की है, तो आप क्या बोलोगे कि देखो हमारी पॉलिसी में मतलब 10 बंदों ने ली, 10 में से सिर्फ 4 बंदों ने ही हमारी पॉलिसी को रिन्यू करवाया, बाकी 6 बंदों ने हमारी पॉलिसी को रिन्यू नहीं करवाया। अब क्यों नहीं करवाया, यहाँ पे ये क्वेश्चन उठते हैं। इसलिए कंपनी इन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए क्या चाहती है कि हमारी परसिस्टेंसी रेशो जितनी ज्यादा हो उतनी बेटर। अब यहाँ पे एक कंपनी है जिसने टोटल पॉलिसीज कितनी बेची हैं, 1200, और इसमें से रिन्यू कितनी हुई है, 1020। तो इस कंपनी की परसिस्टेंसी रेशो कितनी होगी आपकी, इसको सॉल्व कर लो, ये आया आपका 85%। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 85%। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन सॉल्वेंसी रेशो के ऊपर। तो सॉल्वेंसी रेशो बेसिकली क्या बताता है कि भविष्य में जो भी क्लेम आएंगे कंपनी के ऊपर, तो वो उस क्लेम को सेटल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। उस क्लेम को सेटल करने के लिए उस कंपनी के पास सफिशिएंट इनफ पैसा है कि नहीं है, वो कैसे पता चलता है हमें, सॉल्वेंसी रेशो से। अगर एक कंपनी की सॉल्वेंसी रेशो जो है वो 100% है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि भविष्य में जो भी इसके पास क्लेम आएंगे उसको वो सेटल कर पाएगी इजीली, उसके पास इनफ मनी है कि उस क्लेम्स को सेटल कर पाए। और ये सॉल्वेंसी रेशो निकलती कैसे है, ये निकलती है आपकी अवेलेबल मार्जिन अपॉन रिक्वायर्ड मार्जिन। ये पता है, अगर आप इसको कंपेयर करना चाहो तो ये एक तरीके से एलसीआर के इक्विवेलेंट है। एलसीआर क्या होता है, हमारा लिक्विडिटी कवरेज रेशो, जिसका मतलब क्या होता है कि अगले 30 दिन में बैंक से कितना पैसा निकलेगा, और उस पैसे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स है कि नहीं है। तो वैसे ये सॉल्वेंसी रेशो है कि आने वाले टाइम में हमारे को कितना पैसा चाहिए होगा क्लेम्स को सेटल करने के लिए, और हमारे पास पैसा है कितना उन क्लेम्स को सेटल करने के लिए। तो ये रेशो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 100%। पर यहाँ पे इरिडाई ने क्या बोला है
कि जो भी इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी होगी उनको सॉल्वेंसी रेशो 100% ना मेंटेन करके 150% मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके चलता है इरिडाई, ठीक है, कि इंडिया में जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उनको 150% की सॉल्वेंसी रेशो लेके चलना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है सॉल्वेंसी रेशो को? ऑप्शन नंबर बी, कि ये क्या होता है, ये एबिलिटी होती है एक इंश्योरेंस कंपनी की कि भविष्य में जो भी उस पर क्लेम्स आएंगे उनको वो सेटल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके पास उतना पैसा है उनको सेटल करने के लिए कि नहीं है। तो ये कौन बताता है हमारे को? सॉल्वेंसी रेशो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन बेस्ड है ऑन सॉल्वेंसी रेशो, और ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो सके सॉल्वेंसी रेशो के बारे में। तो यहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन कितना है? 450 करोड़ का, और इसको रिक्वायर्ड कितना था? 300 करोड़। तो इस कंपनी की सॉल्वेंसी रेशो क्या होगी? तो सॉल्वेंसी रेशो है आपकी अवेलेबल मार्जिन अपॉन रिक्वायर्ड मार्जिन। मतलब इस कंपनी को सिर्फ 300 करोड़ चाहिए थे अपने फ्यूचर क्लेम्स को सेटल करने के लिए, पर इस कंपनी के पास है कितना पैसा? 450 करोड़ फ्यूचर क्लेम्स को सेटल करने के लिए। तो इस कंपनी की सॉल्वेंसी रेशो कितनी हुई? ये हो गया 3/2 यानी कि 1.5। इस कंपनी की सॉल्वेंसी रेशो आई 1.5, और अगर परसेंटेज में बोलोगे तो 150%। और ये क्राइटेरिया को मैच कर रहा है इरिडाई वाला। इरिडाई वाला क्राइटेरिया क्या बोलता है? कंपनी की सॉल्वेंसी रेशो एटलीस्ट 1.5 होनी ही चाहिए। ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बेस्ड ऑन अनक्लेम्ड अमाउंट के ऊपर। अब यहां पे क्या है, देखो इंश्योरेंस सेक्टर में भी आपका अनक्लेम्ड डिपॉजिट चलता है। मतलब मैंने एक पॉलिसी परचेज की, अब मेरी पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट है समझ लो 1 दिसंबर 2025। मतलब 1 दिसंबर 2025 को मेरी पॉलिसी जो है वो मैच्योर हो जाएगी और मेरे को सारा अमाउंट मिल जाएगा। पर किसी कारणवश मेरे को पॉलिसी का पैसा नहीं मिला। ठीक है, 1 दिसंबर 2025 को मेरे को पैसा मिलना चाहिए था, पर 1 दिसंबर 2025 को मेरे को पैसा नहीं मिला, और मेरे को ये पैसा 30 नवंबर 2026 तक नहीं मिला। एक साल हो गया और मेरे को ये पैसा नहीं मिला मेरी पॉलिसी का जो मैच्योर हो गई थी। तो ये पैसे को क्या बोला जाएगा? इस पैसे को बोला जाएगा अनक्लेम्ड अमाउंट। इस पैसे को बोला जाएगा अनक्लेम्ड अमाउंट। और फिर क्या होगा? इस अनक्लेम्ड अमाउंट को जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने पास 10 साल तक रखेगी, और 10 साल के बाद इस पैसे को ट्रांसफर कर देगी एक फंड में। जैसे हमने बैंकिंग में पढ़ा हुआ है कि जो हमारा अनक्लेम डिपॉजिट होता है 10 साल बाद किसमें चला जाता है? डेफ में, डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में। तो वैसे इंश्योरेंस कंपनी भी क्या करती है, जो अनक्लेम्ड अमाउंट इसके पास पड़ा होता है उसको 10 साल तक अपने पास रखती है, उसके बाद इसको ट्रांसफर कर देती है एक फंड में। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है वो फंड का नाम क्या है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अनक्लेम्ड अमाउंट को ट्रांसफर करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड। एक इंश्योरेंस कंपनी क्या होता है, देखो जब आपने पॉलिसी ली और उसकी मैच्योरिटी हो गई और आपने एक साल तक वो अमाउंट विड्रॉल नहीं किया, तो वो अमाउंट क्या कहला जाएगा? अनक्लेम्ड अमाउंट। और फिर एक साल के बाद 10 साल तक कंपनी आपका वेट करेगी कि आप आके अपना पैसा ले लो, या आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। पर किसी कारणवश कंपनी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाई या आप अपना पैसा विड्रॉल नहीं कर पाए, तो 10 साल बाद कंपनी क्या करेगी? इंश्योरेंस कंपनी उस पैसे को ट्रांसफर कर देगी कहां पे? सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में। ठीक है, अब यहां पे क्या है, जब पैसा एक बार सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफर हो गया, ठीक है, एक बार पैसा सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफर हो गया, उसके बाद आपके पास कितना टाइम है इस पैसे को वापस निकालने के लिए? 25 ईयर्स। मतलब देखो, पहले साल जब एक साल हो गया आपने अपना अमाउंट नहीं लिया, आपके अमाउंट को क्या बोल दिया जाएगा? अनक्लेम्ड अमाउंट। उसके बाद कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी 10 साल वेट करेगी। उस 10 साल में आप कभी भी जाके इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले सकते हो, पर किसी कारणवश आप 10 साल भी नहीं गए, उसके बाद कंपनी क्या करेगी? आपका पैसा ट्रांसफर कर देगी सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में, और उसके बाद भी आपके पास 25 साल का टाइम है वहां से पैसा अपना विड्रॉल करने का। ठीक है, तो ये कौन सा फंड है? सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड, जहां पे इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? अनक्लेम्ड अमाउंट को ट्रांसफर कर देती है। और अनक्लेम्ड अमाउंट कब कहलाया जाता है? जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाए और उसके एक साल तक आप अपना पैसा विड्रॉल ना करो, तो उसे क्या बोला जाता है? अनक्लेम्ड अमाउंट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से बेस्ड है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के ऊपर, पर इस टाइम बात हो रही है पीएफआरडीए की, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, पीएफआरडीए का एक प्रोजेक्ट है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। उसमें क्या होता है, आपका मंथली कंट्रीब्यूशन जाता है या आप ईयरली कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ एंट्रीज आपकी रिकंसाइल्ड होने से रह जाती हैं, मतलब आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया पर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ, वो बीच में कहीं फंस गया, वो अनरिकंसाइल्ड रह गया। या तो फिर जब आपका एनपीएस अकाउंट मैच्योर हो गया या आपने उसको कैंसिल कर दिया एनपीएस अकाउंट को, तो आपको अपना पैसा वापस लेना था पर आप वो चीज नहीं कर पाए। और ये ऐसा 7 साल तक रहता है, आपकी एंट्री कोई फंसी रह जाए 7 साल तक अनरिकंसाइल्ड, या आपने अपना पैसा 7 साल तक नहीं निकाला, तो आपका जो अनक्लेम्ड पैसा है वो किस में ट्रांसफर कर दिया जाता है? तो यहां पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सब्सक्राइबर प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन एंड पेनल्टी अकाउंट। अब यहां पे भी एक चीज कॉमन है जो हमने पिछले फंड में पढ़ी थी, सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड इरडाई वाला। इसमें क्या होता है, जब एक बार आपका अनक्लेम डिपॉजिट इस इस फंड में चला जाता है, कौन से वाले में, सब्सक्राइबर प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन पेनल्टी अकाउंट में चला जाता है, तो उसके बाद एज अ कस्टमर आपके पास कितना टाइम होता है, 25 ईयर्स का। जैसे अभी हमने पिछले में पढ़ा सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड, एक बारी पैसा आपका इस फंड्स में ट्रांसफर हो जाए उसके बाद एज अ कस्टमर आपके पास कितना टाइम है, 25 साल का टाइम और है इस फंड से अपना पैसा क्लेम करने के लिए। ठीक है, पर यहाँ पे एक चीज कॉमन है दोनों क्वेश्चंस में, क्या, इन दोनों क्वेश्चंस में क्या किया है इरडाई ने एंड पीएफआरडीए ने, क्या किया है, एक कैंपेन चलाया है कि ये जो पैसा है इन फंड्स में ना जाए बल्कि ये इनके जो असली ओनर है उनके पास ये पैसा पहुंचे। तो उसके लिए इन्होंने एक कैंपेन चलाया जिसका फुल फॉर्म क्या है आपका, 3A। जिसके लिए इन्होंने क्या कैंपेन चलाया है, 3A, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, अवेयरनेस, अवेयरनेस, एक्सेस एंड एक्शन। ये कैंपेन चलाया है जिससे इनका टारगेट क्या है कि जो पैसा है अनक्लेम्ड पैसा पड़ा हुआ है वो इन फंड्स में जाके जमा ना हो बल्कि जो इन पैसों के असली ओनर है उनके पास ये पैसा पहुंच जाए। उसके लिए इन्होंने एक कैंपेन चलाया जिसका नाम क्या है, 3A, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, अवेयरनेस, एक्सेस एंड एक्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन टी बिल्स के ऊपर। टी बिल्स क्या होता है आपका, ट्रेजरी बिल्स। अब यहां पे देखो ये जो ट्रेजरी बिल्स है ये क्या है, एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जिसको रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। अब ट्रेजरी बिल होता क्या है, ये एक तरीके का बॉन्ड होता है जो गवर्नमेंट इशू करती है जनता से पैसे उधार लेने के लिए। ठीक है, और इसको इशू कौन करता है, आरबीआई करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया जो टी बिल इशू किया जाता है उसकी मेच्योरिटी कितने कितने टाइम की होती है। तो देखो पहले आपके 4 टाइप के टी बिल्स इशू होते थे, पहले आपके 4 टाइप के टी बिल्स इशू होते थे जिनकी मेच्योरिटी कितनी होती थी, 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। फिर क्या हुआ, ये जो 14 डेज वाला टी बिल था इसको कैंसिल कर दिया। तो एट प्रेजेंट आपके सिर्फ 3 टाइप के टी बिल्स हैं, कौन कौन से, 91 डेज का, 182 का एंड 364 डेज का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो टी बिल्स को एक और नाम से जाना जाता है, जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से। ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसमें जो आपको बॉन्ड दिया जाता है, जो आपको कूपन दिया जाता है, मतलब जो आपको ये टी बिल्स दिया जाता है वो आपको डिस्काउंट टू फेस वैल्यू दिया जाता है। अब इतना डीप में समझने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पढ़ना ही होगा तो आप मनी मार्केट की वीडियो देख सकते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज की टी बिल से रिलेटेड। मिनिमम कितने अमाउंट का आप टी बिल इशू कर सकते हो, मिनिमम 25,000, मैक्सिमम, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ने 91 डेज के लिए पैसा उधार लेना तो वो 91 वाला टी बिल इशू कर देगी, 182 डेज के लिए लेना तो 182 डेज वाला टी बिल इशू कर देगी, और 364 दिन के लिए लेना है तो 364 डेज वाला टी बिल इशू कर देगी। पर यहाँ पे अगर बाय चांस गवर्नमेंट को सिर्फ 30 दिन के लिए पैसे उधार चाहिए, या 45 दिन के लिए पैसे उधार चाहिए, या 60 दिन के लिए पैसे उधार चाहिए, तो वो क्या करेगी, इस कैटेगरी में तो कोई टी बिल है ही नहीं, तो इसके लिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था जिसका नाम क्या है, कैश मैनेजमेंट बिल। कैश मैनेजमेंट बिल, अगर गवर्नमेंट को एक दिन से लेके 90 दिन तक इसके बीच में कोई भी दिन के लिए आपको पैसा उधार चाहिए, मतलब आपको 30 दिन के लिए पैसा उधार चाहिए, 40 के लिए चाहिए, 70 के लिए चाहिए, 80 के लिए चाहिए, 90 दिन के लिए चाहिए, एक दिन के लिए चाहिए, तो आप क्या इशू करोगे, कैश मैनेजमेंट बिल। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या इशू कर सकती है, कैश मैनेजमेंट बिल। 91 डेज से कम के लिए अगर पैसा उधार चाहिए तो क्या जरिया है गवर्नमेंट के पास, कैश मैनेजमेंट बिल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी के ऊपर। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये किस लिए यूज किए जाते हैं, जब भी कभी एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसा उधार लेना होता है तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है, कॉल मनी का, या फिर नोटिस मनी का, या फिर टर्म मनी का। तो ये जो कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी है ये क्या है, ये भी आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं।
और मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। और मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी मैक्सिमम मैच्योरिटी कितनी होती है? 1 ईयर। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगर एक बैंक कॉल मनी के अंडर पैसा उधार ले रहा है, फिर नोटिस मनी के अंदर पैसा उधार ले रहा है, या टर्म मनी के अंदर पैसा उधार ले रहा है एक बैंक दूसरे बैंक से, तो कितने टाइम के लिए पैसा उधार मिलता है? तो देखिए, कॉल मनी के अंडर अगर कोई बैंक दूसरे बैंक से पैसा उधार ले रहा है तो मैक्सिमम कितने दिन के लिए मिलता है आपका? 1 दिन के लिए, ओवरनाइट के लिए। फिर अगर आपने 2 दिन से 14 दिन तक पैसा उधार लिया तो वो आप किसके अंडर लोगे? नोटिस मनी के अंडर। और आप अगर 15 दिन से लेके 1 ईयर तक पैसा उधार लेते हो तो वो आप किसके अंडर लोगे? टर्म मनी के अंडर। तो यहां पे राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आप 1 दिन के लिए पैसा उधार ले रहे हो तो आपका क्या होगा? वो कॉल मनी। 2 दिन से 14 दिन के लिए पैसा उधार ले रहे हो तो वो क्या होगा आपका? नोटिस मनी। और अगर आप 14 दिन से ज्यादा यानी कि 15 दिन से लेके 1 ईयर तक पैसा उधार ले रहे हो तो वो क्या होगा आपका? टर्म मनी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर्स के ऊपर। अब ये क्या होता है? ये दोनों एक तरीके के प्रोमिसरी नोट होते हैं। कमर्शियल पेपर क्या होता है आपका? अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। अब यहाँ पे प्रोमिसरी नोट क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको ढंग से पढ़ना है तो आपने कुछ नहीं करना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की वीडियो देख लेना बैंकिंग अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, ये एक तरीके का, यहाँ पे सिंपल सी भाषा में बताता हूँ, ये एक तरीके का क्या होता है? बॉन्ड सा ही समझ लो आप। बॉन्ड होता है जिसमें लिखा होता है हम इस व्यक्ति से इतने पैसे उधार ले रहे हैं और इसको इस टाइम बाद इतने पैसे वापस कर देंगे। एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो ज्यादातर क्या करते हैं? बैंक्स इशू करते हैं। बैंक्स हो गए, एनबीएफसी हो गई, आपकी एआईएफआई हो गए, इसको सिर्फ आरआरबी एंड लोकल एरिया बैंक इशू नहीं कर सकते सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को। ठीक है, बाकी बैंक्स इशू कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो सर्टिफिकेट डिपॉजिट हो गया या फिर कमर्शियल पेपर हो गया। कमर्शियल पेपर ज्यादातर कौन इशू करता है? कंपनीज हो गई, एनबीएफसीज हो गई, ये इशू करती हैं। तो अगर एक कस्टमर को एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेना है या एक कमर्शियल पेपर परचेज करना है तो मिनिमम अमाउंट कितने का परचेज करना पड़ेगा? तो मिनिमम अमाउंट 5 लाख का परचेज करना पड़ेगा। तो एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और एक कमर्शियल पेपर, इसकी मिनिमम मैच्योरिटी कितनी होती है और मैक्सिमम मैच्योरिटी कितनी होती है? तो देखो, मैक्सिमम मैच्योरिटी का तो कोई फंडा ही नहीं है क्योंकि ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। तो मैक्सिमम मैच्योरिटी कितनी होगी? 1 साल की होगी। मिनिमम मैच्योरिटी कितनी होती है? 7 डेज की। और मैक्सिमम 1 ईयर। ठीक है, यहां पे एक एक्सेप्शन होता है। एक एक्सेप्शन होता है, अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एआईएफआई के द्वारा इशू किया गया है तो मिनिमम मैच्योरिटी कितनी होगी? 1 साल। एंड मैक्सिमम मैच्योरिटी कितनी होगी? 3 साल की। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, ये इतना इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, वैसे पेपर में आ भी सकता है और शायद ना भी आए, पर मिनिमम एंड मैक्सिमम मैच्योरिटी आप ये जरूर याद रखना, 7 डेज एंड 1 ईयर। और मिनिमम अमाउंट का अगर कमर्शियल पेपर परचेज करना है या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट परचेज करना है तो कितने का होएगा? 5 लाख का। और उसके बाद इसके मल्टीपल में होता है, 5 लाख, फिर 10 लाख का परचेज कर सकते हो, 15 का कर सकते हो, 20 का कर सकते हो, 25, 30, ऐसे उसके मल्टीपल्स में आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या कमर्शियल पेपर परचेज कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस कैंपेन के ऊपर। ये जो कैंपेन है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने मिलके एक कैंपेन लॉन्च किया है। क्या? सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। और इसका एम क्या है, इसका टारगेट क्या है? कि ये प्रमोट करना चाहते हैं अवेयरनेस अबाउट लाइफ इंश्योरेंस और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जिंदगी में, उसके बारे में ये सारा कैंपेन लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? ऑल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। अब यहां पे एक कैंपेन और लॉन्च हुआ है, वो क्या है? अच्छा किया, अच्छा किया इंश्योरेंस ले लिया, इंश्योरेंस लिया। और ये किसके द्वारा किया गया है? जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के द्वारा। और ये किस लिए कैंपेन लॉन्च किया गया है? ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके, अवेयरनेस जनरेट की जा सके लोगों के बीच में अबाउट जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस क्या होती है? लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जो भी इंश्योरेंस होती है वो क्या होती है? आपकी जनरल इंश्योरेंस। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, फिर आपकी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होगी, बाइक इंश्योरेंस होगी, कार इंश्योरेंस होगी, हाउस इंश्योरेंस होगी, वो सब किस में आता है? आपका जनरल इंश्योरेंस में। तो इसके लिए कैंपेन क्या लॉन्च किया गया है? अच्छा किया इंश्योरेंस लिया बाय जनरल इंश्योरेंस काउंसिल। ठीक है, और लाइफ इंश्योरेंस के लिए क्या कैंपेन लॉन्च किया गया है? सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। और किसके द्वारा किया गया है? ऑल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के नेम के ऊपर।
इरडाई ने क्या किया है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें क्या है, जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं, पॉलिसी होल्डर्स मतलब कस्टमर्स जिन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी परचेज किया है, उनको अगर कोई भी तकलीफ है, उनको कोई भी परेशानी है, तो वो अपनी परेशानी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं और इरडाई उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बीमा भरोसा। उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, बीमा भरोसा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म बीइंग डेवलप्ड एज अ वन स्टॉप मार्केट फॉर बाइंग, सेलिंग एंड सर्विसिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। अब यहाँ पे क्या किया है, इरिडाई ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें आप एक ही जगह पे आपको सारी चीजें, फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएंगी। आप इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकते हो, आपको कोई शिकायत है आप वो दर्ज भी कर सकते हो। आपने अगर कोई इंश्योरेंस परचेज कर रखी है और आपको उसका क्लेम लेना है तो आप वहां पे क्लेम भी सेटल कर सकते हो। एक ही जगह पे आपको ये सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बीमा सुगम। बीमा सुगम जो है वो हमारा डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इरडाई के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसपे एक ही जगह पे हमारे को सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। हम इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज भी कर सकते हैं, अपना क्लेम भी रजिस्टर कर सकते हैं, हमें कोई शिकायत है तो वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। कहां पे? बीमा सुगम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द वुमेन सेंट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लॉन्च्ड बाय इरडाई टू डीपन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन रूरल एरियाज। अब यहाँ पे इरडाई ने क्या किया है, एक वुमेन सेंट्रिक वर्क फोर्स बनाई है, एक वर्क फोर्स बनाई है जिसमें इन्होंने एनरोल किया है विमेंस को। और उनका काम क्या होगा, उनका काम होगा गांव गांव जाके जो गांव की महिलाएं हैं उनको इंश्योरेंस अवेयरनेस प्रोवाइड करना, उनको समझाना कि भाई इंश्योरेंस किस लिए जरूरी है और आप कौन कौन से इंश्योरेंस करवा सकते हो जिससे आपको बेनिफिट होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण एरिया में जो महिलाएं हैं वो इंश्योरेंस करवाएं अपनी, और इंडिया का जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट है वो इंक्रीज हो सके। तो इस वुमेन सेंट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का नाम क्या है जिसको इरडाई ने लॉन्च किया है? तो यहां पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई, बीमा वाहक। बीमा वाहक नाम है इस वुमेन सेंट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, जो कि लॉन्च किया गया है इरडाई के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन बंडल इंश्योरेंस प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि इरडाई ने रिसेंटली लॉन्च किया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे समझ लो राहुल नाम का आदमी है, उसको अगर लाइफ कवर लेना है, लाइफ इंश्योरेंस लेनी है, तो उसको एक पॉलिसी परचेज करनी पड़ेगी। फिर उसको हेल्थ के लिए अलग पॉलिसी परचेज करनी पड़ेगी। फिर उसके पास कार है तो कार की इंश्योरेंस के लिए एक अलग से पॉलिसी परचेज करनी पड़ेगी। तो उसको कुल मिला के 3 पॉलिसी परचेज करनी पड़ेंगी। अब इरडाई ने क्या किया है, एक बंडल इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसमें राहुल को सिर्फ एक पॉलिसी कवर खरीदना पड़ेगा और उसमें उसके ये तीनों इंश्योरेंस कवर कर दिए जाएंगे सिंगल पॉलिसी में। अगर उसका लाइफ इंश्योरेंस भी एक पॉलिसी में आ जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस भी उसका एक पॉलिसी में आ जाएगा, उसकी कार इंश्योरेंस भी एक सिंगल पॉलिसी में आ जाएगी। पहले राहुल को क्या था, 3 पॉलिसीज परचेज करनी पड़ रही थी, अब राहुल को तीनों चीजों के लिए सिर्फ एक पॉलिसी परचेज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इस बंडल इंश्योरेंस प्रोडक्ट का नाम बताइए जो इरडाई ने लॉन्च किया है, जो आपके वेरियस एक्सपेक्ट्स को एक सिंगल पॉलिसी में कवर कर देगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बीमा विस्तार। अब यहाँ पे देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 30, 31 एंड 32 हमने पढ़ा, ये पार्ट है आपका बीमा ट्राइनिटी का। बीमा ट्राइनिटी, एडाई ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि इंडिया में जो पेनिट्रेशन रेट है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट, उसको इंक्रीज किया जा सके। और बीमा ट्रिनिटी के 3 कंपोनेंट है, कौन कौन से? एक है आपका सुगम, एक है आपका विस्तार, और एक है आपका वाहक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू पेनिट्रेशन रेट। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट क्या चीज होती है? तो यहां पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट होता क्या आपका, बेसिकली ये रेशो होता है किस चीज का, इंडिया में टोटल इंश्योरेंस पॉलिसी से कितना प्रीमियम कलेक्ट हुआ, टोटल प्रीमियम कितना कलेक्ट हुआ अपॉन इंडिया की जीडीपी कितनी है। मतलब किसी कंट्री में टोटल प्रीमियम कितना कलेक्ट हो रहा है पॉलिसी से, डिवाइडेड बाय उस कंट्री की जीडीपी। तो इसको बोलते हैं हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट। और ये इस वक्त इंडिया का कितना है, 3.7%। 3.7%। और ग्लोबली बात करें हम, वर्ल्ड का कितना है इस वक्त, 7%। ठीक है, और यहां पे क्वेश्चन एक और चीज पूछा जा सकती है, सबसे ज्यादा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट कौन सी कंट्री का है? तो वो है हमारा किसका, यूएसए का। ठीक है, तो यूएसए का सबसे ज्यादा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट है। इंडिया का कितना है, 3.7। ग्लोबली कितना है, 7%। अब इंडिया के अगर 3.7% की बात करें पेनिट्रेशन रेट की, तो इसमें से सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कौन सी इंश्योरेंस का है, लाइफ इंश्योरेंस का।
जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं उनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। फिर आता है आपका जनरल का। लाइफ इंश्योरेंस का लगभग लगभग कितना है 2.8% एंड जनरल का कितना है 1% के आसपास। और टोटल इंडिया का कितना है पेनिट्रेशन रेट 3.7%। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन इंश्योरेंस डेंसिटी। अब अकॉर्डिंग टू एडाई की जो एनुअल रिपोर्ट है उसके हिसाब से इंडिया की इंश्योरेंस डेंसिटी कितनी है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी 95 यूएस डॉलर। अब समझने वाली बात है कि इंश्योरेंस डेंसिटी होता क्या है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा पेनिट्रेशन रेट के बारे में, वो क्या था, टोटल प्रीमियम कलेक्टेड अपॉन जीडीपी ऑफ कंट्री। अब प्रीमियम क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, जैसे हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं तो उस इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदने के लिए बदले में हमें क्या देने पड़ते हैं, पैसे। तो उसी पैसे को प्रीमियम बोला जाता है। तो इंडिया में कितना टोटल प्रीमियम कलेक्ट हुआ है अपॉन जीडीपी ऑफ इंडिया, तो वो था हमारा पेनिट्रेशन रेट। पर अगर यहाँ पे मैं बात करूं इंश्योरेंस डेंसिटी की, तो ये क्या होता है हमारा टोटल प्रीमियम कलेक्टेड अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है और ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, इंडिया में टोटल प्रीमियम कितना कलेक्ट हुआ है इंश्योरेंस पॉलिसीज को बेच के, तो वो होता है हमारा इंश्योरेंस डेंसिटी। तो वो कितना है 95 यूएस डॉलर। और वर्ल्ड का ऑन एन एवरेज कितना होता है इंश्योरेंस डेंसिटी, तो वो है हमारा 889 यूएस डॉलर। इस वक्त वर्ल्ड की इंश्योरेंस डेंसिटी कितनी चल रही है ऑन एन एवरेज 889 यूएस डॉलर। और फिर से वही क्वेश्चन, अगर पूछा जाए कि कौन सी कंट्री की इंश्योरेंस डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो वो कौन सी कंट्री है हमारी, यूएसए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू सिंप्लीफाई इंश्योरेंस ऑपरेशंस फॉर इट्स पॉलिसी होल्डर। अब जैसे देखो जो भी बैंक होते हैं वो अपनी अपनी एक ऐप लॉन्च करते हैं, जैसे एसबीआई ने योनो कर रखी है, पीएनबी ने पीएनबी वन कर रखी है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बीओबी वर्ल्ड कर रखी है। तो वैसे ही नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने अपने कस्टमर्स के लिए एक ऐप लॉन्च कर रखी है। यहाँ पे हमारे को उस ऐप का नाम बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी नीमा। नीमा ऐप लॉन्च की है आपकी किसने, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, ताकि उनको कोई भी पॉलिसी परचेज करनी है, किसी की इंक्वायरी करनी है या कोई क्लेम सेटल करना है, कुछ भी करना है, तो वो उस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे क्या पूछा गया आपसे कि इरडाई का एक विजन है। विजन क्या है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं वो सब अपने आप को इंश्योर करें, वो सब अपनी इंश्योरेंस करवाएं। और ये टारगेट इरडाई कब तक पूरा करना चाहता है, बाय ईयर 2047। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी 2047 तक, जब आजादी को 100 साल हो जाएंगे, उस टाइम तक इरडाई क्या चाहता है कि इंडिया में जितने भी पर्सन हैं, जितने भी लोग हैं, वो अपने आप को क्या करें, फुली इंश्योर्ड करवाएं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन पीएमजेजेबीवाई के ऊपर। अब ये पीएमजेजेबीवाई क्या होती है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कस्टमर वो चाहता है अपने आप को इनरोल करवाना अंडर पीएमजेजेबीवाई, तो मिनिमम मैक्सिमम एज कितनी अलाउड की गई है टू इनरोल योरसेल्फ अंडर पीएमजेजेबीवाई। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 18 से 50 साल का व्यक्ति जो है वो ही अपने आप को इंश्योर करवा सकता है, अपने आप को इनरोल करवा सकता है अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अब पीएमजेजेबीवाई का प्रीमियम कितना होता है साल का, 436 रुपीज। पर ये जो प्रीमियम होता है ये आपका क्वार्टरली बेसिस पे चेंज होता रहता है। ये चीज याद रखिएगा, ये क्वार्टरली बेसिस पे चेंज होता रहता है। अगर मैं बात करूं 436 की, तो ये एप्लीकेबल होता है आपका जून, जुलाई एंड अगस्त के लिए। फिर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए ये प्रीमियम घट जाता है और ये कितना हो जाता है आपका 342 रुपीज। और ये वैलिड रहता है आपका सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए। फिर अगर मैं नेक्स्ट क्वार्टर की बात करूं तो ये थोड़ा सा और कम हो जाता है, ये हो जाता है आपका 228 रुपीज। और ये कब तक वैलिड रहता है आपका, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक। और अगर मैं लास्ट क्वार्टर की बात करूं तब आपको प्रीमियम देना पड़ता है 114 रुपए। और ये कब कब देने पड़ते हैं, मार्च, अप्रैल, मई के लिए। फिर जून में क्या होगा, आपकी पॉलिसी फिर से रिन्यू हो जाएगी और आपके फिर 436 रुपए कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका प्रीमियम कितना होता है 436 रुपीज का साल का। और यहाँ पे आपको 2 लाख का इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, 2 लाख का इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। अगर किसी कारणवश भी आपकी डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी होगा उसको कितने पैसे मिलेंगे, 2 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन पीएमएसबीवाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कितने एज वाला व्यक्ति अपने आप को इनरोल कर सकता है अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो अगर आपकी एज 18 से 70 साल के बीच में है तो आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हो अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, 18 से 70 साल वाला व्यक्ति अपने आप को एनरोल कर सकता है इन पीएमएसबीवाई। अब पीएमएसबीवाई का प्रीमियम कितना है साल का? 20 रुपए, साल का 20 रुपए, और इसमें कोई क्वार्टरली चेंजेस नहीं होते, पूरे साल 20 रुपए ही रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें भी इंश्योरेंस कवरेज होता है 2 लाख का, पर ये होता है आपका एक्सीडेंटल। अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ होगी तब 2 लाख रुपए नॉमिनी को मिल जाएंगे। वहीं अगर आपका एक्सीडेंट हुआ और आपको परमानेंट डिसेबिलिटी होगी, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, जैसे कि आपकी दोनों आंखें चली गई, या आपके दोनों हाथ कट गए, या आपके दोनों पैर कट गए एक्सीडेंट की वजह से, तब भी आपको 2 लाख रुपए दे दिया जाएगा। और वहीं अगर आपको पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी हुई, मतलब आपकी एक आंख की रोशनी चली गई, आपका एक हाथ कटा, आपका एक पैर कटा, पार्शली परमानेंट डिसेबिलिटी हुई, तो उस सिनेरियो में आपको 1 लाख रुपया मिलेगा अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और इसका साल का प्रीमियम कितना होता है? 20 रुपए का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन एपीवाई, अटल पेंशन योजना के तहत। अब यहाँ पे अटल पेंशन योजना में क्या होता है, हर महीने आपके अकाउंट से कुछ पैसे कटेंगे और आपको क्या है 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शन होते हैं कि हम 5 में से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि 60 साल बाद हमें कौन सी पेंशन मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया है इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है अंडर अटल पेंशन योजना। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई, 6000 वाली पेंशन नहीं मिलती। एपीवाई के अंडर हमारे को 5 पेंशन के ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप 1000 वाली पेंशन लगवा लो अपनी, या 2000 वाली, या 3000, या 4000, या फिर 5000। ठीक है, तो ये पेंशन ऑप्शंस मिलते हैं आपको। हर महीने आपके अकाउंट से पैसा कट होता रहेगा और 60 साल बाद आपको पेंशन मिलेगी। और कौन सी पेंशन मिलेगी? जो आपने, जिसके लिए आपने अपने आप को ऑप्ट कर रखा है। जैसे आपकी उम्र समझ लो 18 साल है और आप अगर एपीवाई में इनरोल करते हो अपने आप को, तो अगर आप 1000 रुपए वाली पेंशन लगवाना चाहते हो 60 साल बाद, तो आपके महीने के 42 रुपीज कटेंगे। अगर आप 2000 वाली पेंशन लगवाना चाहते हो तो आपके महीने के 84 कटेंगे। अगर आप 3000 वाली लगवाना चाहते हो तो 126, 4000 वाली 168, 5000 वाली 210। ठीक है, और वैसे अगर आपकी एज 40 साल है तो अगर आप 60 साल के बाद 1000 वाली पेंशन लगवाना चाहते हो तो आपके महीने के कितने पैसे कटेंगे? 291। और अगर आप 2000 वाली तो 582, 3000 वाली 873, 4000 वाली 1164 एंड 5000 वाली तो 1454। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज और पता चल गई, अगर मेरे को एपीवाई में एनरोल करना तो मेरे को एज कितनी अलाउड है? 18 से 40 साल। और एपीवाई को मैनेज कौन करता है? हमारा पीएफआरडीए। ठीक है, पीएफआरडीए। तो ये चीज भी याद रखना। और यहाँ पे एक चीज याद रख लेना, मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन कितने का है? 42 रुपीज का, और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना का मंथली? 1454 का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स। अब जैसे आरबीआई ने क्या बोल रखा है कि हमारे डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, कौन कौन से? एसबीआई, एचडीएफसी एंड अपना आईसीआईसीआई। ये 3 बैंक हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही इरडाई ने क्या बोल रखा है, हमारे भी 3 इंश्योरेंस कंपनी ऐसी हैं जो कि डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनी है हमारे इंडिया के लिए। तो वो 3 कंपनी कौन कौन सी हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एलआईसी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस एंड जीआईसी। ठीक है, ये हमारी 3 कंपनी है जो कि डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनी के अंडर आती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू एलआईसी। अब देखो एलआईसी का क्या आया था, आईपीओ आया था इन ईयर 2022, और इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था, अपना हिस्सा एलआईसी का कुछ हिस्सा वो बेच दिया था। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि गवर्नमेंट ने अपना कितना हिस्सा बेचा था ड्यूरिंग एलआईसी आईपीओ। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3.5%। गवर्नमेंट ने अपना 3.5% हिस्सा बेच दिया था एलआईसी का ड्यूरिंग आईपीओ, और इसको क्या बोलते हैं हम? डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और इसकी कीमत कितनी आई थी टोटल? आपकी 21,008 करोड़ रुपए। तो ये चीज भी आपकी इंपॉर्टेंट है। अब देखो एलआईसी से आपकी एक चीज और इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है? एलआईसी की बीमा सखी योजना। बीमा सखी योजना ये एक तरीके से क्या किया गया है, जो हमारी लेडीज हैं उनको रोजगार प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर कोई
फीमेल है जिसकी एज 18 से 70 साल तक की है और मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी मांगी है, 10th पास, तो वो क्या कर सकती हैं, वो बीमा सखी योजना के तहत बीमा सखी बन सकती हैं। इनका काम क्या होगा, इनको 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें इनको स्टाइफंड भी मिलेगा। पहले साल इनको स्टाइफंड मिलेगा 7,000 रुपए पर महीना, पर मंथ। सेकेंड ईयर में इनको स्टाइफंड मिलेगा 6,000 पर मंथ और थर्ड ईयर में इनको स्टाइफंड मिलेगा 5,000 रुपए पर मंथ। और इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचना, इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचना। और इनको देखो सेकंड ईयर में जो स्टाइफंड है वो तभी मिलेगा, जैसे समझ लो फर्स्ट ईयर में इन्होंने इंश्योरेंस की, एक बीमा सखी समझ लो, एक अंजलि नाम की लड़की है, ठीक है, जिसकी उम्र है 30 साल और उसने अपने आप को एनरोल किया अंडर बीमा सखी योजना। तो पहले साल उसने समझ लो 100 इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच दी, 100 इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच दी। तो अगले साल एटलीस्ट 65 पॉलिसीज जो है ये रिन्यू होनी चाहिए। पहले साल इसने जितनी पॉलिसीज बेची होंगी उसका 65% रिन्यू होनी चाहिए, तभी उसको अगले साल ये क्या मिलेगा, स्टाइफंड मिलेगा। और सेम क्राइटेरिया आपका थर्ड ईयर का भी है। फर्स्ट ईयर में जो आपकी पॉलिसीज बेची हैं उसका 65% रिन्यू होनी चाहिए सेकंड ईयर में, फिर सेकंड ईयर में जो पॉलिसीज बेची होंगी उसका 65% रिन्यू होनी चाहिए थर्ड ईयर में, तभी उनको इंसेंटिव मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिक बात क्या है कि बीमा सखी योजना के अंडर किसी लड़की ने अपने आप को एनरोल करना है, फीमेल ने एनरोल करना है, तो मिनिमम एज क्राइटेरिया कितने का है, 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 70 ईयर्स, और मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी रखी है, 10th पास। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है अंडर बीमा सखी योजना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इरडाई एक्ट 1999 व्हाट इज द टोटल कॉम्पोजिशन ऑफ इरडाई, मतलब इरडाई की जो अथॉरिटी है उसमें टोटल कितने मेंबर आते हैं ये हमें बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 10 मेंबर्स। टोटल कितने मेंबर्स होते हैं इरडाई की अथॉरिटी में, 10 मेंबर्स। कौन कौन से, नंबर 1 पे होते हैं आपके चेयरमैन ऑफ इरडाई, इरडाई के जो चेयरमैन है। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं आपके 5 होल टाइम मेंबर्स, होल टाइम मेंबर्स। और तीसरे नंबर पे आते हैं आपके 4 पार्ट टाइम मेंबर्स। तो टोटल हो गया आपके 10, 5 4 9 1 10, तो टोटल 10 मेंबर्स होते हैं। और इन 10 मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे एक चीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि चेयरमैन ऑफ इरडाई कौन है इस वक्त, इरडाई के चेयरमैन कौन है, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन कमिटी। अब यहाँ पे हमारे को कमेटी का नाम बताना है जिसने रिकमेंड किया कि इंश्योरेंस सेक्टर जो है इंडिया में इसका भी एक रेगुलेटर होना चाहिए। अब जैसे देखिए इंडिया में क्या है, बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गई, जिनका रेगुलेटर कौन है, आरबीआई। फिर वैसे शेयर मार्केट हो गया इंडिया में जिसका रेगुलेटर कौन है, सेबी। तो वैसे ही क्या है, इंश्योरेंस सेक्टर का भी एक रेगुलेटर होना चाहिए। ये कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था, तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मल्होत्रा कमेटी ने। तो देखो जो मल्होत्रा कमेटी है वो आपकी फॉर्म हुई थी ईयर 1993 में। फिर 1999 में क्या हुआ, आपका इरडाई एक्ट लॉन्च हुआ, आपका एक एक्ट लॉन्च हुआ जिसका नाम क्या था, इरडाई एक्ट। और फिर 2000 में क्या हुआ, इरडाई की फॉर्मेशन हो गई थी, इरडाई बन के तैयार हो गया था, जो कि क्या था, रेगुलेटर था इंश्योरेंस सेक्टर का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था तब, न्यू दिल्ली में। फिर 2001 में क्या किया, इसका हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया, कहाँ, हैदराबाद, तेलंगाना में, ठीक है। तो किस कमेटी की रिकमेंडेशन में इरडाई की फॉर्मेशन हुई, मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन सिचुएशन। अब यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट की गई है जिसका आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक मिस्टर शर्मा नाम के आदमी है जिन्होंने क्या किया, एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की। अब जब इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ली तब इन्होंने कंपनी को ये नहीं बताया कि भाई मेरे को पहले से ही डायबिटीज है पिछले 5 साल से। इन्होंने ये बात छुपाई और उस कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर ली। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ समय बाद शर्मा जी की काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हुई और इनको एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। और ये तबीयत खराब क्यों हुई, डायबिटीज़ की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई और इनको एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। अब जो ये हॉस्पिटल का बिल आया, इन्होंने चाहा कि मैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से इसको क्लेम करवा लूँ। तो जब इन्होंने बिल भेजा क्लेम के लिए तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, इनके क्लेम को कर दिया रिजेक्ट। क्यों, क्योंकि इन्होंने जब बिल देखा और इनको पता चला कि भाई इस बंदे को डायबिटीज़ है और आज नहीं हुई डायबिटीज़, डायबिटीज़ पिछले 5 साल से थी और ये जो एडमिट हुआ ये भी डायबिटीज़ की वजह से हुआ है। तो इस बंदे ने जब हमारी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदी, इसने हमसे ये बात छुपाई कि मेरे को डायबिटीज़ थी, तो कंपनी ने क्या किया, इसका क्लेम ही रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे कंपनी ऐसे क्लेम रिजेक्ट कर सकती है, पर यहाँ पे बात यह है कि मिस्टर शर्मा ने कौन से प्रिंसिपल का वॉयलेशन किया है, इंश्योरेंस के कौन से प्रिंसिपल का वॉयलेशन किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी,
प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। अब ये होता क्या है, देखो ये दोनों पे एप्लीकेबल है। एज अ कस्टमर अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने जाओगे तो आप पे भी एप्लीकेबल है, और एज अ इंश्योरेंस कंपनी अगर आप कोई अपनी पॉलिसी बेच रहे हो कस्टमर को तो आप पे भी एप्लीकेबल है। अब ये बोलता क्या है कि कस्टमर अगर कोई भी पॉलिसी परचेज करने जा रहा है कंपनी के पास तो उसने अपनी कोई भी जानकारी छुपानी नहीं है, अपनी कोई भी जानकारी गलत नहीं बतानी है इंश्योरेंस कंपनी को। क्यों? अगर कल को अगर कोई इंश्योरेंस का क्लेम आता है और कंपनी को पता चल जाता है कि भाई ये दिक्कत आपको पहले से थी और आपने हमसे ये बात छुपाई, तो कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर ने कोई भी बात नहीं छुपानी है कंपनी से अगर वो कोई भी पॉलिसी परचेज करने जा रहा है। और वहीं इंश्योरेंस कंपनी ने अगर कोई अपनी पॉलिसी बेच रही है कस्टमर को तो इंश्योरेंस कंपनी ने भी कोई भी बात नहीं छुपानी है। इंश्योरेंस कंपनी को भी कोई भी बात नहीं छुपानी है अगर वो कोई पॉलिसी बेच रही है कस्टमर को। कभी कभी क्या होता है, पर आजकल क्या हो रहा है कि ये जो कंपनी के एजेंट्स होते हैं या कंपनी के जो मैनेजर वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं अपने टारगेट को मैच करने के लिए कस्टमर को बहुत ज़्यादा गलत बताते हैं। ठीक है, मिस सेलिंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिस सेलिंग हो रही है आज की डेट में। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप कोई भी बैंक जाओ या इंश्योरेंस कंपनी जाओ और कोई आपको इंश्योरेंस पिच करे तो उस टाइम एकदम से फैसला मत लीजिए, घर आइए, उसकी पूरी डिटेल जानकारी निकालिए, फिर जाके फैसला लीजिए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो पॉलिसी में टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो बताई ही नहीं जा रही हैं, उसको छुपा लिया जा रहा है ताकि उनकी बस पॉलिसी के टारगेट मैच कर जाए। तो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ बोलता है कि एज अ कस्टमर अगर आप कोई पॉलिसी परचेज कर रहे हो आपने सारी जानकारी देनी है, और एज अ कंपनी अगर आप कोई पॉलिसी बेच रहे हो कस्टमर को तो आपने भी उस पॉलिसी की पूरी जानकारी बतानी है, सारे हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस बताने हैं कस्टमर को। ये है प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है हमारे को कि एक फैक्ट्री है जिसके ओनर ने क्या किया, अपनी बिल्डिंग की 50 लाख की इंश्योरेंस करवा रखी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक आग लग गई बिल्डिंग में जिसकी वजह से इसकी बिल्डिंग का 30 लाख का नुकसान हो गया। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इसको कितना कंपनसेशन दिया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 लाख रुपीज। अब यहाँ पे बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी की। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या बोलता है, इंश्योरेंस जो आप करवाते हो उसको आप यूज नहीं कर सकते टू मेक प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कि आप उससे प्रॉफिट कमाओ। तो मतलब यहाँ पे क्या किया जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस इसलिए देती है कि जिस स्थिति में आप थे फिर आपके साथ क्या हुआ, मिस हैपनिंग हो गई, मिस हैपनिंग हो गई और आपकी स्थिति खराब हो गई। तो इंश्योरेंस कंपनी का क्या मतलब होता है इंश्योरेंस बेचने का, कि जैसे आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हुई और आपका जो नुकसान हुआ हम बस उस नुकसान की भरपाई करके आपको वापस उसी स्टेज पे ले आएंगे जिस पे आप थे, ना कि आपको प्रॉफिट देके आपको आगे ले जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, बेशक फैक्ट्री ओनर ने 50 लाख की इंश्योरेंस करवा रखी थी पर जितने का नुकसान हुआ भरपाई उतने की ही की जाएगी। ये नहीं कि 50 लाख की इंश्योरेंस करवा रखी है, आपका नुकसान 30 लाख का हुआ और इंश्योरेंस कंपनी आपको 50 लाख दे देगी। नहीं, जितने का नुकसान हुआ सिर्फ उतने की ही भरपाई की जाएगी, आपको इंश्योरेंस से प्रॉफिट बना के नहीं दिया जाएगा। ये बोला जाता है अंडर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कि भाई जितने का नुकसान हुआ है उतने की ही भरपाई होगी। बेशक इंश्योरेंस आपने 1 करोड़ की करवा रखी है, नुकसान अगर आपका 10 लाख का हुआ है तो आपको 10 लाख रुपए ही दिए जाएंगे, ना कि पूरे के पूरे 1 करोड़। ठीक है, तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन मिस्टर राज। यहाँ पे एक मिस्टर राज नाम के आदमी है जिनके पास क्या है, एक कार है। उन्होंने अपनी कार की 8 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी है कि कल को कोई भी नुकसान होगा तो क्लेम कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी। अब मिस्टर राज ने क्या किया, अपनी कार को बढ़िया पार्किंग एरिया में पार्क किया और वो चले गए मूवी देखने। ठीक है, प्रॉपर पार्किंग एरिया में पार्क किया और वो मूवी देखने चले गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रक आया और जो ट्रक का ड्राइवर था उसके कंट्रोल में वो ट्रक था नहीं और वो थोड़ा ट्रक इनबैलेंस था और गलती से क्या हुआ, वो ट्रक जाके ठुक गया मिस्टर राज की कार में। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ, मिस्टर राज की कार को काफी ज्यादा डैमेज आया। अब उसको रिपेयर करवाने में मिस्टर राज के 2 लाख का खर्चा आया। तो ये 2 लाख रुपया कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी। क्यों? क्योंकि मिस्टर राज ने 8 लाख का इंश्योरेंस कवर करवा रखा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी जो है, समझ लो एबीसी, एबीसी कंपनी ने क्या किया, अपना जो ये 2 लाख का खर्चा है ये मिस्टर राज को दे दिया क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस ले रखी थी एबीसी से। अब यहाँ पे क्या है, जब एबीसी ने 2 लाख रुपए मिस्टर राज को दे दिए उसके बाद एबीसी ने पकड़ा ट्रक ड्राइवर को, क्योंकि भाई सारी गलती तो ट्रक ड्राइवर की है। राज तो अपनी गाड़ी बढ़िया पार्किंग एरिया में, प्रॉपर एरिया में पार्क करके गए थे,
ट्रक वाला आया, उसने ठोक दी गाड़ी। तो यहाँ पे क्या है, एबीसी कंपनी ट्रक ड्राइवर को सू करती है, उस पर केस करती है, और ये जो 2 लाख का खर्चा आया एबीसी कंपनी का, वो वसूलेगी किससे? ट्रक ड्राइवर से। तो क्या ऐसा इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। और कौन से प्रिंसिपल के बेस पे? प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या बोलता है? एज अ इंश्योरेंस कंपनी आप अपने कस्टमर को तो क्लेम दोगे ही दोगे, क्योंकि वो उसने आपसे इंश्योरेंस ले रखी है। पर क्लेम देने के बाद जो रियल कल्पिट है, जिसकी वजह से पूरा इंसिडेंट हुआ है, आप उस पे केस करके वहां से अपने पैसे रिकवर कर सकते हो। और ये किस प्रिंसिपल के बेस पे किया गया जाता है? ये किया जाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन के बेस पे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन के ऊपर। अब प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या बोलता है कि अगर आपका कोई लॉस होता है और आपने एक से ज्यादा जगह पे इंश्योरेंस करवा रखी है, तो इस लॉस की भरपाई किस रेशो में की जाएगी? जिस रेशो में आपने इंश्योरेंस कवरेज दी है, जिस रेशो में आपने इंश्योरेंस कवरेज दी है, उस रेशो में आपकी लॉस की भरपाई की जाएगी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। अब इसका मतलब क्या हुआ मेरे को पता है आपको समझ नहीं आया होगा, इसलिए मैंने ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन रखा है ताकि आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो सके इस चीज की। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वेयर हाउस है जिसकी कीमत कितनी है? 50 लाख रुपीज। 50 लाख। अब इस वेयर हाउस ओनर ने क्या किया? इस वेयर हाउस की इंश्योरेंस करवाई दो कंपनी से। एक कंपनी ए जो इंश्योरेंस कवर दे रही है 30 लाख का, एक कंपनी बी जो इंश्योरेंस कवर दे रही है 20 लाख का। ठीक है, हो गया टोटल 50 लाख। अब यहां पे क्या हुआ, कुछ समय बाद इस वेयर हाउस में लग गई आग, जिसकी वजह से क्या हुआ? डैमेज हुआ 10 लाख रुपए का। अब ये 10 लाख रुपया कौन देगा? कंपनी ए देगी, कंपनी बी देगी, दोनों मिलके देंगे, या दोनों ही 10-10 लाख रुपए देंगे? तो यहां पे राइट आंसर है दोनों मिलके 10 लाख देंगे। अब दोनों मिलके 10 लाख दे रहे हैं, तो कंपनी ए 10 लाख में से कितना देगी, कंपनी बी 10 लाख में से कितना देगी? ये क्वेश्चन है। तो यहां पे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन फॉलो किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बोलता है कि ए ने टोटल वैल्यू ऑफ वेयर हाउस में से कितना परसेंट उसकी वो की है इंश्योरेंस कवर। तो देखो, वैल्यू ऑफ वेयर हाउस कितनी है? 50 लाख। कवर कितने का है? 30 लाख का। तो ये क्या हुआ आपका? 3/5, यानी कि 60% की कवरेज दी है कंपनी ए ने। वैसे अगर बी की बात की जाए, बी कितने का इंश्योरेंस कवर दे रही है? 20 लाख का। हाउस की कीमत कितनी है? 50 लाख। तो ये कितना परसेंट हुआ? 40% का कवरेज दे रही है कंपनी बी। अब यहां पे बोला गया है जितने परसेंट का आप कवरेज दे रहे हो, कल को लॉस होता है तो लॉस में भी आपकी भागीदारी उतने परसेंट की होगी। अब यहां पे लॉस कितने का हुआ है? 10 लाख रुपए का। देखो, अब कंपनी ए 60% का इंश्योरेंस कवर दे रही है, तो जैसे नुकसान हुआ है उसमें भी 60% का कंट्रीब्यूशन देगी। तो 10 लाख में से 60% निकाल लो आप, 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए देगी कंपनी ए, और 10 लाख में से 40% निकाल लो आप, यानी कि 4 लाख। 4 लाख रुपए देगी कंपनी बी। ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, कि जितनी परसेंटेज का आप इंश्योरेंस कवर दे रहे हो, कल को अगर नुकसान हो जाता है तो आप उतने जितने का अमाउंट का नुकसान हुआ उसमें से उतना परसेंट नुकसान आपको देना पड़ेगा जितने का आप इंश्योरेंस कवर दे रहे हो। अब यहाँ पे कंपनी ए इंश्योरेंस कवर दे रही थी 60% का। अब 10 लाख का नुकसान हुआ, तो 10 लाख का 60% निकालो, 6 लाख। 6 लाख रुपए कंपनी बी को देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसने इंश्योरेंस कवर दे रखा है 60% का। वैसे ही कंपनी बी ने इंश्योरेंस कवर दे रखा है 40% का। तो जितना भी नुकसान हुआ उसमें से 40% हिस्सा किसका होगा? कंपनी बी का। तो यहां पे राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। और ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन के ऊपर। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन क्या बोलता है कि एज अ कस्टमर आपने बेशक इंश्योरेंस करवा रखी है, पर आपने बिहेव कैसे करना है कि आपकी कोई इंश्योरेंस नहीं हो रखी, और आपने कोशिश क्या करनी है, अगर कोई भी इंसिडेंट होता है उसके बाद आपकी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि मैं नुकसान को कम से कम होने दूं, कम से कम नुकसान होने दूं अपनी चीज का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक फैक्ट्री है, आपकी एक फैक्ट्री है और आपने अपनी फैक्ट्री की 1 करोड़ की इंश्योरेंस करवा रखी है। अब आपको पता चल जाता है कि मेरी फैक्ट्री में भाई आग लग गई है, ठीक है, आग लग गई है। तो आपने ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो कि लगने दो आग, जलने दो, फैक्ट्री को कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तो 1 करोड़ की इंश्योरेंस है, मेरे को 1 करोड़ रुपया कंपनी की इंश्योरेंस कंपनी से आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है। बेशक आपने इंश्योरेंस करवा रखी है अपनी फैक्ट्री की, पर जैसे ही आपको पता लगता है आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है, आपने फायर ब्रिगेड को फोन करना है ताकि वो आग को आके बुझा सकें और आपकी फैक्ट्री का कम से कम नुकसान हो। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी चाहेगी कि जो नुकसान हम बचा सकते हैं वो बचाया जाए।
तो प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन क्या बोलता है कि आपने ऐसे बिहेव करना है कि आपकी इंश्योरेंस ही नहीं हो रखी है। सपोज जैसे ये 1 करोड़ की फैक्ट्री, जो फैक्ट्री जिसकी 1 करोड़ की इंश्योरेंस हो रखी है, अगर बाय चांस इस फैक्ट्री ओनर ने इंश्योरेंस नहीं करवाई होती, तो इसको जैसे ही पता लगता है मेरी फैक्ट्री में आग लग गई है, ये खुद ही दौड़ के चला जाता, फायर ब्रिगेड को भी बाद में फोन करता, पहले खुद ही दौड़ के चला जाता, आग बुझाने की कोशिश करता। तो आपने उसी वे में रिएक्ट करना है। बेशक अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखी है, आपने रिएक्ट करना कि भाई मेरी कोई इंश्योरेंस नहीं हो रखी, और आपने लॉस को मिनिमाइज करना है, कम से कम नुकसान हो ऐसी कोशिश करनी है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन क्या बोलता है कि आपने वो सारे स्टेप्स लेने हैं जिससे लॉस जो है वो मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज के ऊपर, और ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको थोड़ा आराम से समझिएगा। इसमें बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज में कि जो रीजन आपका पॉलिसी में मेंशन्ड है, अगर उस रीजन की वजह से आपका नुकसान हो रहा है, तभी आपका क्लेम सेटिस्फाइड होगा, तभी आपका क्लेम पास होएगा, वरना आपका क्लेम पास नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। समझ लो एक कार्गो है, शिप कार्गो है, शिप कार्गो है। अब इसने क्या किया है, ये बहुत सारा सामान लेके जाती है कार्गो शिप जो है, एक जगह से दूसरी जगह। अब इसने क्या किया है, अपने जो सामान है उसकी इंश्योरेंस करवा रखी है, उसकी इंश्योरेंस करवा रखी है। और वो इंश्योरेंस क्या है कि अगर समुद्र में तूफान आता है, टाइड आती हैं, और उसकी वजह से मेरा शिप का कोई नुकसान होता है, मेरे सामान का नुकसान होता है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पे करेगी। ठीक है, ये इसने इंश्योरेंस करवा रखी है। अब क्या हुआ, ये शिप थी, ये शिप थी, ये अमेरिका से इंडिया आ रही है, अमेरिका से इंडिया आ रही है। और क्या हुआ, रास्ते में आ गया तूफान काफी ज्यादा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो शिप के कंटेनर थे उसमें क्या घुस गया, पानी घुस गया, उसमें पानी घुस गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अंदर का सामान खराब हो गया। तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, क्लेम देना पड़ेगा। अब दूसरा रीजन है, दूसरा एक और वो केस समझते हैं। अमेरिका है, इंडिया है, ठीक है, और यहां से जहाज जाएगा जिसमें एप्पल्स हैं, ठीक है, सेब हैं काफी ज्यादा, एप्पल एक्सपोर्ट हो रहे हैं समझ लो अमेरिका को। अब यहाँ पे क्या है, ये देखो मुंबई पे खड़ा है जहाज, और मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि भाई अगले 24 घंटे में क्या है, बहुत ज्यादा तूफान आएगा, साइक्लोन वाली सिचुएशन है। तो ये जहाज जो है वो मुंबई एयरपोर्ट पे ही खड़ा रहा, इसने चलना स्टार्ट ही नहीं किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे तूफान है, तो शिप ही ना डूब जाए, कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, इसलिए ये जहाज चला ही नहीं 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे 48 घंटे 2 दिन चला ही नहीं, और ये चला नहीं, और सामान रखा रखा ही अंदर खराब हो गया, क्योंकि सेब थे। ठीक है, तो सेब कंटेनर में रखे रखे ही खराब हो गए। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी इसको हर्जाना देगी? नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये डिले की वजह से खराब हुआ है। यहां पे देखो, ना कोई समुद्र का पानी इस कंटेनर में गया, ना तूफान की वजह से इस कंटेनर का कोई नुकसान हुआ, कंटेनर तो अपनी जगह पे सेफ खड़ा था। ठीक है, ये जो सामान खराब हुआ, एप्पल्स खराब हुए, वो किसकी वजह से खराब हुए? डिले की वजह से, कि काफी टाइम एक जगह पे रहे, वो टाइम के ट्रांसपोर्ट नहीं किए गए, डिलीवरी नहीं की गई, इसलिए वो डिले की वजह से खराब हुए। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम नहीं देगी। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम उसी चीज का देगी जो उसने मेंशन किया है। अब पहले केस में क्या था, जहाज चल पड़ा था, वो समुद्र के बीच में था, तूफान आया, पानी कंटेनर में घुस गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सामान खराब हुआ। तो उस सिनेरियो में भाई इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। पर दूसरे सिनेरियो में क्या था, जहाज बंदरगाह पे ही खड़ा रहा, ठीक है, 2 3 3 दिन लगातार बंदरगाह पे खड़ा रहा, तूफान की वजह से वो चला नहीं, पर तूफान की वजह से उसके अंदर कंटेनर में कोई पानी नहीं घुसा, ना तूफान की वजह से उसके कंटेनर कहीं पानी में गिरे, ना कोई सामान खराब हुआ। सामान क्यों खराब हुआ? क्योंकि वो 2 3 दिन बंदरगाह पे ही खड़ा रहा और टाइम से सामान की डिलीवरी नहीं हुई, इसलिए सामान खराब हुआ। तो इसलिए दूसरे सिनेरियो में कोई भी उसको क्लेम नहीं दिया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। जैसे समझ लो एक हाउस ओनर है, एक हाउस ओनर है, उसने अपने घर का फायर इंश्योरेंस करवा रखा है, फायर इंश्योरेंस करवा रखा है। अब क्या हुआ, उस एरिया में आया भूकंप, भूकंप की वजह से क्या हुआ, पोल, जो इलेक्ट्रिसिटी पोल है वो मतलब उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और इस घर में आग लग गई। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी? बिल्कुल देगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला है कि आपके घर में आग लगेगी तो हम क्लेम देंगे। तो आग लगी, बेशक भूकंप की वजह से लगी, पर आग लगी ना, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। पर समझो आग नहीं लगती और भूकंप की वजह से ये घर गिर जाता, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती? नहीं देती, क्योंकि उसने क्या कवर करना है, सिर्फ फायर इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये चीज समझना। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट क्या बोलता है कि जो चीज मेंशन्ड होगी इंश्योरेंस में, उसी के अगेंस्ट हम आपको क्लेम देंगे। तो यहां पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट के ऊपर। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या बोलता है कि हम सिर्फ उसी व्यक्ति की या उसी वस्तु की इंश्योरेंस करवा सकते हैं जिसपे हमारा कोई लीगल या फाइनेंशियल ओनरशिप होगी। हम इमोशनल क्लोजनेस को इंक्लूड नहीं करते इंश्योरेबल इंटरेस्ट में, सिर्फ हम इंक्लूड करते हैं लीगल और फाइनेंशियल ओनरशिप को, जिसपे मेरा कोई कानूनी अधिकार होगा या जिसपे कोई मेरा अधिकार होगा, फाइनेंशियली अधिकार होगा, उसी चीज को मैं क्या कर पाऊंगा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट में कंसीडर कर पाऊंगा और उसी चीज की मैं इंश्योरेंस परचेज कर पाऊंगा। अब ये पांचों ऑप्शन को हम बारी बारी पढ़ते हैं तो आप समझ जाओगे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट में किसको कंसीडर किया जाता है, किसको नहीं किया जाता है। अब पहला ऑप्शन बोल रहा है कि मिस्टर अर्जुन नाम का आदमी है, वो क्या चाहता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करना चाहता है अपने एक क्लोज फ्रेंड की जिसको वो 20 साल से जानता है। तो क्या वो उसकी पॉलिसी परचेज कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मिस्टर अर्जुन का अपने दोस्त पे कोई लीगल राइट नहीं है। ये क्या हुआ, आपका इमोशनल क्लोजनेस हुई, और इमोशनल क्लोजनेस को हम इंक्लूड नहीं करते इंश्योरेबल इंटरेस्ट में। हम किसको इंक्लूड करते हैं? लीगल राइट को। अब जैसे देखो, मैं अपने माँ बाप की इंश्योरेंस करवा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि कल को मैं कोर्ट में जाके अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग सकता हूँ। पर मैं क्या कल को अपने दोस्त की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकता हूँ कि भाई ये मेरा 20 साल से दोस्त है, इसकी प्रॉपर्टी में मेरे को हिस्सा दिलवाइए? नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा उस पर कोई लीगल राइट नहीं है। तो जिस पे कोई लीगल राइट नहीं है उस पर की मैं इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकता। तो ए, मिस्टर अर्जुन नहीं ले सकता अपने दोस्त की पॉलिसी। दूसरा है, रिया बाय करना चाहती है इंश्योरेंस अपने कजन की कार का, क्योंकि वो उसको काफी बार उधार पे लेके जाती है घूमने के लिए। तो देखो, जो कजन की कार है उस पे रिया का कोई ओनरशिप है, फाइनेंशियल ओनरशिप है कोई? नहीं है ना। तो रिया अपने कजन की कार का इंश्योरेंस नहीं परचेज कर सकती। हाँ, वो अपने कजन को पैसे उधार दे सकती है कि भाई आप अपनी कार का इंश्योरेंस परचेज कर लीजिए, पर रिया अपने कजन की कार का इंश्योरेंस परचेज नहीं कर सकती। अपनी कार का कर सकती है क्योंकि उस पे उसका एक ओनरशिप है, कजन की कार पे उसका कोई ओनरशिप नहीं है, तो वो उसकी कार की इंश्योरेंस परचेज नहीं कर सकती। तो बी भी हो गया आपका गलत। फिर सी कह रहा है मिस्टर कबीर इंश्योर द हाउस ही ओन्स वेयर ही एंड हिज फैमिली लिव्स। तो ये वाला एकदम सही है, क्योंकि देखो, जो कबीर जिस हाउस की इंश्योरेंस करवाना चाहता है उस हाउस का ओनर कौन है? कबीर खुद है। तो कबीर का अपने हाउस पे क्या है? एक ओनरशिप है, इसलिए वो अपने हाउस की क्या करवा सकता है? इंश्योरेंस करवा सकता है। ठीक है। फिर ऑप्शन डी बोल रहा है सुरेश बाइज अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज नेबर सिंस दे हैव स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड। तो मैंने क्या बोला, इमोशनल क्लोजनेस को हम इंक्लूड करते ही नहीं है, हम सिर्फ किसको इंक्लूड करते हैं? लीगल क्लोजनेस को। ठीक है, लीगल राइट्स को, जिसपे आपका लीगल राइट हो। तो आपके नेबर पे आपका कोई लीगल राइट है? नहीं है। तो मिस्टर सुरेश अपने नेबर की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीद सकता। हाँ, वो उसको पैसे उधार दे सकता है कि आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर लीजिए, पर वो अपने बिहाफ पे नहीं खरीद सकता। तो ऑप्शन डी भी गलत। और ऑप्शन ई क्या कह रहा है? मिस्टर देव टेक्स इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ अ फेमस एक्टर ही एडमायर्स। तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है। अब मेरे को अगर कोई, समझ लो, एक्टर पसंद है, तो क्या मैं उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा उस पर कोई लीगल ओनरशिप नहीं है, मेरा उस पर कोई लीगल राइट नहीं है। तो आप किसकी पॉलिसी परचेज कर सकते हो? जिसपे आपका कोई लीगल राइट हो या किसी चीज पे आपका ओनरशिप हो, उसी की आप इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकते हो। यह बोला गया अंडर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट में। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का लेक्चर। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।